हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप हिमाचल। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग इस साल हुए जनरल स्टडीज पेपर 2 के आंसर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये जो सवाल इस बार पूछे गए उनके पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं। हर एक इंडिविजुअल अपने तरीके से आंसर्स लिखता है, बस ये है कि जो सवाल की डिमांड है उसको आप लोगों ने किस तरह से एड्रेस किया है उसके बारे में आज के जो वीडियो रहेगा उसमें विचार विमर्श किया जाएगा। इस वीडियो में 3 अलग अलग टीचर्स इन्वॉल्व रहेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ पॉलिटी और हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर जो सवाल पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कशन करूंगा। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन और फाइनली गवर्नेंस के सवाल टीचर्स के द्वारा आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको एक बार पिक कर लेते हैं। इससे पहले हम लोग पहले सवाल की तरफ मूव करें। अगर आप लोग इन आंसर्स को देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में हमारा एक लिंक मौजूद होगा, उसके ऊपर क्लिक करिए। आपको इनके आंसर्स जो है वो वहां पे भी, अगर आप सिर्फ पढ़ना चाहते हो, अगर आपके पास समय नहीं है इस वीडियो को देखने का, तो आप क्लिक करिए लिंक के ऊपर, जाइए और एक बार उनको रीड कर लीजिए। क्लियर? तो चलिए वापस आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला सवाल है, एक्सप्लेन द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए यहाँ पे जब भी एक्सप्लेन शब्द लिखा जाता है तो एक्सप्लेन का मतलब होता है राइट इन डिटेल, यानी कि जो भी सवाल हमसे पूछा गया उसके बारे में हमें गहराई डिटेल्स में लिखना होता है। अब ये बहुत ज्यादा डीप में तो हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि 4 नंबर का ही ये सवाल है, 4 नंबर का ही प्रश्न है। क्लियर? कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा इसको इस तरह से भी अप्रोच किया गया होगा जहां पे उन्होंने रिट्स को एक्सप्लेन किया गया, क्लियर किया होगा। क्लियर? तो देखिए जो सवाल है वो हमारे रिट्स के एक्सप्लेनेशन के ऊपर नहीं है, वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के एक्सप्लेनेशन के ऊपर है। तो दोनों में जो वो अंतर हम लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर? तो जब हम लोग राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करते हैं तो रिट उसका एक हिस्सा है। क्लियर? जब हम लोग राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज की बात करते हैं तो इसका जिक्र हम लोगों को मेनली आर्टिकल 32 और उसके साथ साथ आर्टिकल 226 में देखने को मिलता है। जब 32 आर्टिकल की बात की जाती है तो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, जब 226 की बात की जाती है तो पावर हाई कोर्ट के पास है। नॉर्मली जब भी पॉलिटिकल आंसर्स लिखे जाते हैं तो उसमें करंट अफेयर की रेफरेंसेस और उसके साथ साथ आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, केसेस, इनके बारे में हमें जिक्र करना रहता है। अगर हम लोग करेंगे तो उतना ही अच्छा आंसर होने की संभावना रहती है। यही कारण है जब इस तरह का सवाल पूछा गया तो हम लोग अपने क्वेश्चन को ओपन कर सकते हैं। 4 नंबर का सवाल है तो इंट्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा स्कोप हमारे पास नहीं होगा। हम लोग एक लाइन के साथ जो है इसको इंट्रोड्यूस करके सीधा जो हमसे सवाल पूछा गया है यानी कि एक्सप्लेनेशन ऑफ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज उसकी तरफ मूव कर सकते हैं। अगर हम लोग राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे रिट्स का प्रोविजन हमें देखने को मिलता है। 5 तरह के रिट्स आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में मेंशन की गई है। जब हम लोग राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज की बात करते हैं तो ये हर एक इंडिविजुअल को, हर एक इंसान को एक अधिकार देता है, पावर देता है कि वो जस्टिस को इंश्योर कर सकता है और अगर उसके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। क्लियर? ये जस्टिस को जो है वो गारंटी करता है और उसके साथ साथ किसी भी देश के अंदर जो सबसे बड़ा कानून है, सबसे बड़ा लॉ है, उसको अपहोल्ड करने में मदद करता है, हेल्प करता है। तो जब भी हम लोग राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज की बात करेंगे तो पहला जो है इसका नेचर जो वो क्या है, ये बेसिकली एम्पावर करेगा सिटीजन्स को टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। दूसरा, इसमें अलग अलग तरह की रिट्स हमें देखने को मिलेगी जिसमें हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्जरी है, क्यो वारंटो है। तीसरा आ जाएगा, इट गारंटीज द एक्सेस टू द जस्टिस, जहां पे कोई भी इंडिविजुअल जुडिशरी को अप्रोच कर सकता है। और अल्टीमेटली इट अपहोल्ड्स द रूल ऑफ लॉ इन एनी स्पेसिफिक कंट्री। स्पेसिफिकली अगर ये सवाल हमारे देश के कंटेक्स्ट में, तो ऑब्वियस ही बात है हमारे कंट्री में ये रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने में हेल्प करेगा, मदद करेगा। तो जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज की बात करेंगे तो इस राइट्स को जो है वो हम लोग इस तरह से जो है वो मेंशन कर सकते थे, इस तरह से लिख सकते थे। ध्यान रखना यहाँ पे अगर रिट्स के ऊपर सवाल आता तो फिर हर एक रिट की जो है वो एक्सप्लेनेशन आ जानी थी। क्लियर? तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन का जो डिफरेंस हो सकता है अप्रोच में, वो मेरे अकॉर्डिंगली ये इस तरह से जो हम अपने स्पेसिफिक आंसर को लिखना था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये सीधा क्वेश्चन है, आसान सवाल है। डिस्क्राइब अबाउट द आर्टिकल रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब भी आप लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को पढ़ते हैं तो वहां पे आर्टिकल 51 में जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की प्रमोशन के लिए जो हमारी स्टेट है उसको कुछ डायरेक्शंस दी गई है। अब देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा डायनेमिक भी है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिसी है उसके ऊपर आधारित है। तो आप लोगों का यही प्रयत्न रहना चाहिए, आप लोगों की यही कोशिश रहनी चाहिए कि जब भी आप इस आर्टिकल को डिस्क्राइब करोगे तो रेदर देन सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखना कि आर्टिकल 51 के अंदर क्या क्या प्रोविजंस है, आप लोग अगर पॉसिबल हो तो आप लोग जो है वो इसको थोड़ा सा जो करंट हैपनिंग है या जो हमारी पॉलिसी है उसके साथ भी आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया आर्टिकल 51 के अंदर मेंशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इसका आना लाजमी था। क्लियर?
अब देखिए इसके अलग अलग प्रोविजंस जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं कि किस तरह से जो वो इंडिया को, इसका एक पहला प्रोविजन है कि किस तरह से वर्ल्ड पीस एंड स्टेबिलिटी में इंडिया जो है उसको एक कंट्रीब्यूटर के रूप में जो वो मौजूद रहना चाहिए, किस तरह से एक आर्बिट्रेटर के रूप में जो है वो रोल प्ले करना चाहिए, किस तरह से जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, उनको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे एग्जांपल्स डाल सकते हो, जैसे इंडियाज प्रपोजल टू बी ए पीस मेकर ड्यूरिंग वॉर इन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, क्लियर। इसके साथ साथ जो है वो जब हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की बात करते हैं तो वहां पे जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो आप लोग लेके आ सकते हो, क्लियर। किस तरह से पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स थ्रू आर्बिट्रेशन एडवोकेटिंग द डिप्लोमेसी एंड डायलॉग ओवर कन्फ्लिक्ट, क्लियर। तो ये जो है वो अगेन यूक्रेन और रशिया के संदर्भ में जो वो आप लोग यूज कर सकते हो, डन। और दूसरी बात है, जितने भी अभी तक वॉर्स हुए तो आप लोग देखना कभी भी हमारी तरफ से जो वो शुरुआत नहीं हुई है, हम लोगों ने आर्टिकल 51 को कहीं ना कहीं जो अभी तक भी फॉलो किया है। तो आर्टिकल 51 के प्रोविजन जो है वो डिस्क्रिप्शन में आएंगे, अगर आप इन प्रोविजंस को भी लिख देते तब भी चल जाता, लेकिन अगर आप थोड़े एग्जांपल्स वगैरह जो अपने आसपास देखने को मिल रहे हैं, यूनाइटेड नेशन के साथ है या बाकी जो हमारे एसोसिएशंस हैं, उनके एग्जांपल जो है वो भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब अबाउट मेजर बिजनेस प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है जी। अब देखिए डिस्क्राइब अबाउट है, डिस्क्राइब का मतलब अगेन यही है कि जो मेजर बिजनेस ग्रुप हमारे देश के अंदर है उनके बारे में आपने लिखना है, क्लियर। इनके बारे में आपने डिटेल में मेंशन करना है कि कौन सा ग्रुप है, क्या वो काम कर रहा है, कब उसकी फॉर्मेशन हुई है, क्लियर। तो बेसिकली जब हम प्रेशर ग्रुप्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे सीआईआई आ गया, आपका फिक्की आ गया, क्लियर। और उसके साथ साथ जो है वो एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया आ गया। तो ये बेसिकली तीन जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, बिजनेस प्रेशर ग्रुप्स हैं, स्पेसिफिक हैं, क्लियर। इन जनरल प्रेशर ग्रुप्स के ऊपर सवाल नहीं था, तो आप लोग जो इस तरह से स्पेसिफिक क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई है, तो देखिए डिस्क्राइब के ऊपर काफी सवाल है। डिस्क्राइब का मतलब है जब भी आप कोई पॉइंट लिखोगे उसको आपको एक आधी लाइन, 1.5 लाइन, 2 लाइन लिखनी पड़ेगी। 4 नंबर का सवाल है, तो बहुत ज्यादा गुंजाइश आपके पास नहीं है। वापिस आते हैं, क्वेश्चन है डिस्क्राइब द करंट स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर एबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370। तो आप सब लोगों को पता ही है कि आर्टिकल 370 जो है वो उसको एबॉलिश कर दिया गया है, जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए टेम्पररी प्रोविजन बनाता था। और अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की वैसे तो दिसंबर में ही वर्डिक्ट आया है, तो ये शायद कोइंसिडेंस ही हो सकता है, या हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन जो वो बिल्कुल लेटेस्ट बनाओ। लेकिन कहानी यहाँ पे क्या है कि आप लोगों से जो प्रश्न पूछा गया वो करंट स्टेटस के ऊपर पूछा गया, आसान भाषा में। जो जम्मू एंड कश्मीर जब राज्य था उसके बाद इस स्पेसिफिक टाइम पे जब यूनियन टेरिटरी बना तो उसमें क्या फर्क पड़ा। तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है, यानी कि करंटली जब हम लोग देखते हैं तो देखिए जे.एंड.के को यूनियन टेरिटरी बनाने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि वहां पे सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस जो है वो बहुत ज्यादा आ रहे थे, और मिलिटेंट एक्टिविटीज जो थी उनमें बड़ा ज्यादा इजाफा हो चुका था, क्लियर। तो यही कारण है जैसे 2019 में जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया, उसके बाद जब हम आज के स्टेटस के ऊपर आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो मिलिटेंट एक्टिविटीज है उनमें हमें रिडक्शन होती हुई देखने को मिल रही है, क्लियर। करंट स्टेटस में यहाँ पे जो जुडिशरी की रिसेंट जजमेंट है, ठीक है, उसको भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, जहां पे ये जो 370 की एबॉलिशन है इसको सुप्रीम कोर्ट ने जो वो जस्टिफाई कंसीडर किया, क्योंकि आर्टिकल 370 जो वो हमारे देश के संविधान का एक टेम्पररी प्रोविजन था। दूसरी बात हम लोग देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो जे.एंड.के के अंदर काफी ज्यादा हो रहा है। थोड़ा सा एक नेगेटिव साइड भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा है कि पॉजिटिव ही चीजें लिखनी है। तो अगर हम लोग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें, अगर हम लोग डेमोक्रेसी की बात करें, तो जे.एंड.के में कोशिश तो हो रही है, वहां पे प्रॉपर जो लेजिस्लेचर उसका क्रिएशन तो हुआ है, लेकिन अभी तक जो है वो वहां पे इलेक्शन नहीं हो पाए हैं। तो वो एक थोड़ा सा करंट स्टेटस, यानी कि जो डेमोक्रेटाइजेशन है या जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है वो कहीं ना कहीं जो है वो हमें प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट होते हुए नहीं देखने को मिले। बट इन जनरल चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाए, चाहे सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज की बात की जाए, चाहे टूरिस्ट के अराइवल की बात की जाए, जिनके इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, डन, तो वहां पे जम्मू एंड कश्मीर जो वो इन जनरल आप लोगों को बेटर परफॉर्म करता हुआ देखने को मिलेगा। तो आपने जब करंट स्टेटस की बात करोगे तो करंट स्टेटस में आपने जो जम्मू एंड कश्मीर के अलग अलग एलिमेंट्स हैं, देखिए मेनली हम लोग पॉलिटिकल एलिमेंट्स पिक करते हैं, तो इलेक्शन नहीं हो पाए, मैंने आपको बता दिया। दूसरा जो वो हम लोगों का इकोनॉमिक एस्पेक्ट रहता है, तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में चाहे टूरिज्म की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाए, वो हमें काफी देखने को मिल रहा है। तीसरा सिक्योरिटी रिलेटेड, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है या बॉर्डर यूनियन टेरिटरी स्पेसिफिक टाइम पे, तो सिक्योरिटी भी एक इशू रहेगा। तो इन तीन डायमेंशंस को अगर आप लोग इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर जब अप्रोच करते तो शायद आपका आंसर जो वो ठीक बन जाना था। और जुडिशरी के द्वारा वैलिडेशन भी दे दी, अभी दिसंबर 2023 की ही हम लोगों को वर्डिक्ट जो वो देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग ये बाकी क्वेश्चन जो टीचर्स के द्वारा डिस्कस किए जाएंगे, हम लोग हिमाचल प्रदेश जीके के सवाल के ऊपर आते हैं। डिस्कस हाउ कल्चरल डिवाइड हैज अफेक्टेड दी पॉलिटिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। लास्ट टू लास्ट, आई थिंक लास्ट ईयर था या लास्ट टू लास्ट ईयर था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी हम लोगों को जो है वो हमारे एग्जाम के अंदर देखने को मिला है।
देखिए, जब भी हम लोग कल्चरल डिवाइड की बात करते हैं और हिमाचल के एक संदर्भ में जब हम उसको राजनीति के साथ रिलेट करते हैं, तो देखिए, जब कल्चर की बात होती है तो कल्चर में एक एलिमेंट होता है रिलीजन। अब देखिए, नॉर्मली तो हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो धर्म है वो नॉर्मली एक ही रिलीजन जो है वो हमें डोमिनेट करता हुआ देखने को मिलता है। क्लियर? और जिसके कारण धर्म जो है वो हमारी राजनीति में बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे अपर एरियाज हैं जहाँ पे तिब्बतियन इन्फ्लुएंस हम लोगों को देखने को मिलता है, जिसके कारण बुद्धिज्म जो है वो उन एरियाज में काफी स्प्रेड है। तो वहां पे हम लोग इन जनरल देखते हैं कि जैसे दो तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। एक हमारी पार्टी थोड़ी लेफ्ट सेंट्रिक या सेंटर आइडियाज के ऊपर आधारित पार्टी है, थोड़ी सी दूसरी पार्टी जो वो राइटिस्ट पार्टी है। तो नॉर्मली जो अपर एरियाज है वहां पे जो सेंटर लेवल की पार्टी है यानी या लेफ्टिस्ट पार्टी है, जिसको हम लोग कांग्रेस के साथ रिलेट कर सकते हैं। क्लियर? उसकी डोमिनेशन जो है वो इन जनरल हमें ज्यादा देखने को मिलती है, जहां पे रिलीजन नो डाउट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है, बट एटलीस्ट जो हमारे लाहौल स्पीति वाले एरियाज है वहां पे कुछ हद तक जो है वो रोल प्ले कर रहा है। क्लियर? दूसरे, जब हम लोग कल्चरल डिवाइड की बात करेंगे तो देखिए, हमारे यहाँ पे जो ज्यादा कल्चरल डिवाइड हम लोगों को देखने को मिला वो बेसिकली देखने को मिला पोस्ट 1966, 1966 से बाद जो पंजाब हिली एरियाज के एरियाज हिमाचल प्रदेश के अंदर मर्ज हुए थे, वो क्योंकि कम से कम 100 सालों से ज्यादा समय तक जो वो पंजाब के साथ जुड़े हुए थे, तो वहां पे जो पॉलिटिकल कल्चर था, इन जनरल लोगों के जो सोशल कस्टम्स थे, उनमें परिवर्तन आ गया हुआ था। और वो एरिया जो हजारों सालों से जो है वो प्रिंसली स्टेट्स के अधीन ही रहे थे, उनका कल्चर जो वो थोड़ा सा डिफरेंट था। यही कारण था जब ये दोनों एरियाज जो वो जुड़े, तो जो हमारे ओल्ड हिमाचल और न्यू हिमाचल में कल्चरल डिफरेंसेस थे, उनके कारण अब ओल्ड हिमाचल में जो वो ऑलरेडी प्रजामंडल के कारण जो कांग्रेस पार्टी थी वो डोमिनेट कर रही थी। क्लियर? तो यहाँ पे कल्चरल फायदा जो है वो कांग्रेस पार्टी को हो रहा था, लेकिन जो न्यू एरिया थे जहां पे आरएसएस का जो वो काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड था, क्लियर, वहां पे जो है वो नई पॉलिटिकल पार्टी के आने का जो वो एक ऑप्शन हो गया। तो यानी कि कल्चरल डिवीजन के कारण जो है वो हिमाचल में एक नया पॉलिटिकल फ्रंट भी ओपन हुआ। इसी कल्चरल डिवीजन के कारण जो है वो हम लोग देखते हैं कि बाद में कैप्स के ऊपर या टोपियों की जो राजनीति है वो भी हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिली। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग जब कल्चरल डिवीजन की बात करेंगे, क्योंकि देखिए, जब हम लोग हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में ऐसा नहीं है कि बड़े जमीन आसमान के कल्चर में डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर हम लोगों को जरूर देखने को मिलता है। और वो भी अंतर इसलिए है क्योंकि 1846 से पहले की अगर आप लोग बात करोगे, 1846 से पहले की बात करोगे, तो हम लोग कहीं ना कहीं कल्चरली तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, चाहे हमारे यहाँ पे अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स रूल कर रही थी। 1846 के बाद कुछ जगहों के ऊपर प्रिंसली स्टेट्स रह गई और कुछ एरिया जो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिस्सा बन गए, ब्रिटिश एरियाज का पार्ट बन गए, और वो पंजाब के साथ अटैच हो गए। और 1966 में जब ये एरियाज अलग होंगे तो वहां पे ऑब्वियस बात है कल्चरल चेंजेस, कल्चरल डिफरेंसेस जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्लियर? जिसका हिमाचल प्रदेश की राजनीति के ऊपर जो आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये इस तरह से जो आप इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनालाइज द रोल ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल इन द फ्रीडम मूवमेंट इन द हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, जब भी हम लोग हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो प्रजामंडल मूवमेंट चल रही थी, जिसने फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में कहीं ना कहीं जो वो पार्टिसिपेट किया, इनडायरेक्टली किया, और साथ में हिमाचल प्रदेश को इंडिया का हिस्सा बनाने में भी मदद की, तो वहां पे स्पेसिफिक काउंसिल का जो वो बड़ा ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। इसके साथ साथ जब हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट की बात करेंगे तो रूलर्स की इंटीग्रेशन यानी कि प्रिंसली स्टेट्स की इंटीग्रेशन के साथ साथ जो हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्म्स थे वो भी इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए। ठियोग में हम लोग देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई, यानी कि जो डेमोक्रेटाइजेशन है सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में इसी काउंसिल्स के थ्रू जो वो इंट्रोड्यूस हुई। हालांकि इस काउंसिल में फ्यूचर में जो वो डिवीजन भी होते हैं, लेकिन क्योंकि यहीं से उसकी शुरुआत हुई, फर्दर चाहे डिवीजन भी हुए। तो जब हम लोग इसके रोल को एनालाइज करेंगे तो इसका जो रोल है वो हम लोग इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, जहां पे किस तरह से जो ऑपरेसिव एंड अनजस्ट रूल ऑफ प्रिंसली स्टेट था हिमाचल प्रदेश, उसके खिलाफ ये लड़े, सक्सेसफुली लड़े। they achieved they na this specific council achieved the democratization of administration and introduced social reforms like abolition of begar। clear? इसके साथ साथ दिस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन एनकरेज पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश टू रिफ्यूज टू पे अनजस्ट टैक्सेस एंड fought against the cruelties of the British and princely and princes and establishment of responsible government। तो यहाँ पे जब आप लोगों को एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जो आप लोगों को एग्जाम्पल आ जाएगा, जैसे ठियोग के अंदर जो रिस्पॉन्स हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट बनी थी, क्लियर, उसको जो है आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में डाल सकते हो। तो इसका कंट्रीब्यूशन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के अंदर इसका जो रोल है इसको हम लोग इस तरह से पॉजिटिवली एनालाइज कर रहे हैं कि इसका जो फायदा है वो हम लोगों को क्या देखने को मिले। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन, डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ सोशो
इकोनॉमिक फैक्टर्स इन द इवोल्यूशन ऑफ बायपोलर पॉलिटिक्स इन हिमाचल प्रदेश, के हम लोगों को दो ही पार्टीज जो वो क्यों देखने को मिलती हैं, या दो पार्टीज का जो लॉजिक है उसमें सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर कौन कौन से। तो देखिए जो कल्चरल डिवाइड है, कल्चरल डिवाइड में आपके मेनली सोशल फैक्टर्स ही आते हैं। तो वो राजनीति के ऊपर उनका क्या इंपैक्ट पड़ा और कैसे टू पार्टी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, तो ऑब्वियस बात है वो सवाल जो है या उसका एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कवर हो जाना था। और जब हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है कि हमारे यहाँ पे अब तो चलिए चीजें चेंज हो रही है, बट इन जनरल हमारे यहाँ पे जो है वो एग्रेरियन इकोनॉमी है। और एग्रेरियन इकोनॉमी में जो अपर एरियाज है वहां पे हॉर्टिकल्चर को ज्यादा पुश मिला, स्पेसिफिकली जो एप्पल बेल्ट्स हैं उनके अंदर। जो नीचे वाले एरियाज हैं वहां पे एग्रीकल्चर को उतना पुश इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि वहां पे हॉर्टिकल्चर अब जाके जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ है। शुरुआती दौर में जो वो एप्पल बेल्ट्स को जो वो ज्यादा तवज्जो, ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसके कारण अपर और लोअर एरियाज के बीच में यानी न्यू और ओल्ड हिमाचल के बीच का जो पूरे का पूरा प्रॉब्लम था वो यही चल रहा था। क्योंकि उस स्पेसिफिक समय में स्थितियां ऐसी थी, इतना ज्यादा पैसा सरकार के पास भी नहीं था, तो जहां से पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ ज्यादा थी सरकारें जो वो वहां पे ज्यादा ध्यान दिया करती थी, ज्यादा फोकस किया करती थी। क्लियर। लेकिन उसके कारण एटलीस्ट जो पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म है वो हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिली, और उसी का ही जो आगे जाके बेनिफिट है वो आप लोगों ने देखा कि दूसरी पार्टी भी इमर्ज हुई पोस्ट 1966। अगर 1966 में ये एरियाज नहीं आते तो शायद जो है वो दूसरी पार्टी के डेवलप होने की संभावना रिलेटिवली कम हो जाती। क्लियर। ऐसा नहीं था, पार्टियां तो डेमोक्रेसी के अंदर बनेगी जितनी बन सकती हैं, लेकिन हम लोग हमेशा पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या है कि जो अपर एप्पल बेल्ट वाले एरियाज है उनको थोड़ा पुश मिल गया, इकोनॉमिक पुश मिल गया। लेकिन जो नीचे वाले एरियाज थे जहां पे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हो रहा था वो बिल्कुल ही सबसिस्टेंस था, उसकी कमर्शियलाइजेशन करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि बड़ी फर्टाइल लैंड कुछ वैली एरियाज को छोड़ दी जाए तो देखने को नहीं मिलती थी। यही कारण था कि जो इकोनॉमिक डिवाइड हुआ इसने भी थोड़ा सा डिसकॉन्टेंट जो है वो नीचे वाले एरियाज में पैदा कर दिया। और ध्यान रखना शुरुआती दौर में जब क्रिटिसिज्म हुआ था हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर का, तो वो बेसिकली नीचे वाले एरियाज में सेम पार्टी के लोगों के द्वारा ही क्रिटिसाइज किया गया था। क्लियर। कि जी आप लोग जब नए एरियाज की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वहां पे जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है या इकोनॉमिक डिस्कॉन्टेंट था वो एक वन ऑफ द रीजन जो वो कंसीडर किया जाता है। क्लियर। दूसरा जो है वो रीजनलिज्म, रीजनलिज्म या इसको हम लोग थोड़ा सा सब रीजनलिज्म वर्ड यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो सब रीजनलिज्म के कारण क्या है, प्रजामंडल की डोमिनेशन हमें ऊपर देखने को मिल रही है। क्लियर। या कल्चरल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर पे प्रजामंडल की मूवमेंट हमें जो वो ओल्ड एरियाज में देखने को मिल रही है जहां पे कांग्रेस पार्टी है, और दूसरी पार्टी के आने के पीछे जो है जो न्यू एरियाज इंटीग्रेट हुए उनका जो है वो एक इंपॉर्टेंट जो एंगल है, एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो हम लोगों को देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ जो वो लैंड रिफॉर्म्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में जो लैंड रिफॉर्म्स हुए उसमें बेसिकली उन रिफॉर्म्स का जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा नीचे वाले एरियाज के ऊपर पड़ा, हॉर्टिकल्चर वाले रीजन जो उनके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, जिसके कारण जो है वो अगेन एक डिसकॉन्टेंट जो है वो न्यू हिमाचल के लोगों के अंदर जो है वो पैदा हुआ, जिसके कारण एक नई पॉलिटिकल पार्टी के आने के जो है वो ऑप्शंस बढ़े। और साथ में एक लघु जमींदार सभा जो 1973 में बनी हुई थी। क्लियर। ये थोड़ा सा जनसंघ के साथ ज्यादा अलाई थी, जनसंघ बेसिकली जो बाद में इवॉल्व होता होता भारतीय जनता पार्टी में स्टेब्लिश हुआ। तो यही कारण है जो नीचे वाले यानी न्यू हिमाचल वाले एरिया से वहां पे अगर आप इन जनरल देखोगे तो शुरुआती दौर में जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी काफी ज्यादा डोमिनेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्लियर। तो ये वाले फैक्टर्स जो है, ठीक है, जिसमें कल्चरल डिवीजन आ गया, जिसमें जो है वो हम लोगों का एक लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड एंगल आ गया, दूसरा जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड एंगल आ गया, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड एंगल आ गया। तो ये इकोनॉमिक एंड सोशल तीन चार फैक्टर्स जो है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हमारे यहाँ पे जो टू पार्टी सिस्टम की डेवलपमेंट करने के लिए। क्लियर। बाकी साथ में ना यहाँ पे पॉलिटिकल फैक्टर ने पूछा, पॉलिटिकल फैक्टर थोड़ा आपके आंसर को और ज्यादा बड़ा कर देता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एनालाइज दी वर्किंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन हिमाचल प्रदेश। तो जब भी हम लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की वर्किंग की बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर तो थोड़ा सा स्कोर बेटर किया जा सकता था। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के लिए कौन सा एक्ट पास हुआ, तो जैसे आप लोगों को पता है एक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1994 में पास हुआ। एनालिसिस का मतलब क्या है कि हमने इसकी वर्किंग को देखना है कि सही है या गलत है। तो देखिए इसकी पॉजिटिव वर्किंग भी देखने को मिल रही है जहाँ पे एटलीस्ट जो डेमोक्रेसी है वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर आई। वुमेन पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रही है, 58% जो वुमेन है वो आप लोगों को स्पेसिफिक टाइम पे रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में पंचायती लेवल के ऊपर देखने को मिलती है। लेकिन साथ में नेगेटिव भी है, फंड्स की कमी है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, ग्राम सभा की मीटिंग में बड़े सारे लोग नहीं आते हैं। क्लियर। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो करप्शन है वो भी एक रोल प्ले कर रही है। तो जब हम लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे और इसको एनालाइज करेंगे तो देखिए 4 नंबर का सवाल था, तो 2 पॉइंट आप पॉजिटिव में डाल सकते थे, 2 पॉइंट जो इसकी नेगेटिव में डाल सकते थे। यहाँ पे आप लोग जो वो इस स्पेसिफिक समय में जो एक्ट हमारे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर टू इम्प्लीमेंट दी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया था उसको जो आप लोग अपने आंसर के अंदर इंटीग्रेट कर सकते थे। क्लियर। तो यही है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, वुमेन पार्टिसिपेशन है, डेमोक्रेशन है,
बाकी डिपेंडेंस ऑन स्टेट गवर्नमेंट है, इनएडुकेट डेवोल्यूशन है, क्लियर। तो ये पॉइंट से जो है वो आपका ये स्पेसिफिक आंसर जो है अपने आप आ जाना था। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्क्राइब हाउ लैंग्वेज रीऑर्गेनाइजेशन हैज अफेक्टेड द पॉलिटिक्स। अब देखिए तीनों के तीनों सवाल पहले भी हो चुका है कि इसी टॉपिक के ऊपर, कैप पॉलिटिक्स के ऊपर भी आ गया, सब रीजनलिज्म के ऊपर भी आ गया, क्लियर, कल्चरल डिवीजन के ऊपर भी आ गया। तो इनका तीनों में काफी चीजें जो वो आप लोगों को कॉमन थी, तो बड़ा सरप्राइजिंग भी है, पर चलिए अब क्या कर सकते हैं, जैसा पेपर है वैसा ही होगा, क्लियर। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल ही टच नहीं किया गया है इस स्पेसिफिक पेपर के अंदर, डन। तो डिस्क्राइब हाउ लैंग्वेज रीऑर्गेनाइजेशन हैज अफेक्टेड द पॉलिटिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देखिए भाषा, लैंग्वेज रीऑर्गेनाइजेशन हुई वैसे पंजाब में, उसका फायदा क्या हुआ कि हिमाचल में जो कांगड़ा और बाकी जो क्षेत्र थे वो हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बन गए, और उनका इंपैक्ट हमें पॉलिटिक्स ऑफ हिमाचल में देखने को मिलता है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि पहले सिर्फ एक ही पार्टी डोमिनेट करती थी, लॉजिक था प्रजामंडल का बैकग्राउंड, क्लियर। लेकिन जैसी रीऑर्गेनाइजेशन हुई तो हिमाचल प्रदेश में एटलीस्ट बायपोलर जो पॉलिटी है या बायपोलर या दो पॉलिटिकल पार्टी जो है उन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया, क्लियर। दूसरा फायदा क्या हुआ कि हमारी जो पॉलिटिकल बार्गेनिंग है वो इंक्रीज होगी। पहले क्या था, हमारा एरिया कम था, हमारी पॉलिटिकल बार्गेनिंग कंपैरेटिवली कम थी, क्लियर। जैसे ही एरियाज ऐड हुए हमारा हिमाचल का एरिया ऑलमोस्ट डबल हो गया, क्लियर। हमारी पॉपुलेशन में भी भारी इजाफा हुआ, तो हम लोग डिमांड कर सकते थे कि हम लोगों को जो वो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। और यही कारण है 1966 में इनके आने से पॉलिटिकल या प्लेन न्यू एरियाज के आने से पॉलिटिकल बार्गेनिंग जो इंक्रीज हुई, और अल्टीमेटली 1970 और 71 में जो है वो जाके आप लोगों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, क्लियर। तो इन्हीं एरियाज के कारण जो है वो स्टेटहुड का भी दर्जा मिला, पॉलिटिकल बार्गेनिंग जो है वो भी इंक्रीज हुई, टू पार्टी सिस्टम भी हुआ। लेकिन साथ में कुछ ना कुछ तो नेगेटिव भी होगा, साथ में जो कैप पॉलिटिक्स है वो भी कहीं ना कहीं जो है, जो हरी टोपी और मैरून टोपी का जो कल्चर है अभी तो कहीं ना कहीं 2017 के बाद हमें उतना देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कैप पॉलिटिक्स जो है वो भी किन्हीं का ही एक इंपैक्ट जो है वो हम लोग देख सकते हैं। बाकी इस आंसर को और ज्यादा भी ब्रॉड किया जा सकता है, बट आई थिंक इन 3-4 पॉइंट से जो पूछा गया है वो आप लोगों का सेटिस्फाई हो सकता है, क्लियर। तो ये सवाल जो है उसको आपने इस तरह से अप्रोच करना है। कंसेप्ट देखिए, 3 सवालों के ऊपर मोर और लेस एक ही तरह के जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है वो हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। 15वां सवाल है, व्हाट डू यू नोन बाय बेटी है अनमोल स्कीम ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। तो क्या स्कीम है, 10,000 रुपये स्टार्टिंग में दिया जाता है, उसके बाद जो वो लड़कियों को जब तक वो 12वीं तक होती है 300 रुपये से लेके जो है वो 12,000 रुपये तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस जो वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, गर्ल एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके, ड्रॉप आउट जो है उसको कम किया जा सके, जेंडर इक्वालिटी को इंट्रोड्यूस किया जा सके। तो देखिए आप लोग इसके ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको लिख के जो है वो इस आंसर को लिख सकते हैं। आपकी इच्छा है डाटा डालोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, नहीं भी डालोगे तो एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव्स भी लिख दोगे तो भी नंबर मिलने की संभावना या पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिकली रहेगी, क्लियर। चलिए चलिए अब हम लोग जो अगले सवाल थे उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये सवाल जो है वो हमारे 8 मार्क्स के सवाल हैं, तो इनमें हम लोगों ने 120 वर्ड्स जो वो लिखने रहते हैं, क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, क्लियर। किस तरह से ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्लियर, किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, डन। ये बेसिकली आपने अपने आंसर के अंदर लिखना था। आई थिंक ये बड़ा जनरल और एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर पूछा हुआ सवाल था। तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि जब भी हम लोग पॉलिटिकल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं तो ये दोनों मिलके जस्टिस इंश्योर करते हैं। जस्टिस कैसे इंश्योर करते हैं, फंडामेंटल राइट जो वो पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो वो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर करेंगे। हालांकि आर्टिकल 38 में जो डीपीएसपी का हिस्सा है वहां पे सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस का जिक्र किया जाता है, लेकिन इन जनरल जो जस्टिस है उसको कंप्लीट बिना फंडामेंटल राइट्स के नहीं किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट जो वो इंडिविजुअल एम्पावरमेंट की बात करते हैं जो अल्टीमेटली पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर करने में आप लोगों की मदद करता है। तो जस्टिस को अगर कंप्लीट करना है, जस्टिस अगर कंप्लीटली प्रोवाइड करना है, जो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव भी है और हम लोगों को प्रियम्बल के अंदर देखने को मिलता है, तो उसमें फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों के दोनों जो वो मौजूद होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट भी मल्टीपल जजमेंट्स में कह चुका है, क्लियर। जैसे जब हम लोग गोलकनाथ केस की बात करते हैं, मिनर्वा मिल्क की बात करते हैं, तो वहां पे जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है उनके एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री होने का जिक्र जो है वो जुडिशरी के द्वारा किया गया। तीसरी बात, जब फंडामेंटल राइट्स को जो है वो इंटरप्रेट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो वहां पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो उनके ऊपर भी जरूर डिस्कशन होती है। और उसके साथ साथ जो वो कुछ हमारे दो ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं आर्टिकल 39B और 39C के अंदर जिनका जिक्र किया गया है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स को भी सुपरसीड कर सकते हैं। तो वो सुपरसीड करने का मतलब ये नहीं है कि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, वो फंडामेंटल राइट्स के लिए ही बेसिकली, ताकि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो कुछ लोगों से बचाई जा सके, क्लियर।
और सभी लोगों के ऊपर जो है वो इक्वली पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। डन। तो इसलिए जो है वो ये दोनों, ताकि क्योंकि पैसा आएगा तभी जाके जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट होने की संभावना आ जाएगी, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम की तरह जो है वो स्पेसिफिक टाइम पे हम लोगों को देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो जब हम लोग बात करेंगे दोनों के कॉम्प्लीमेंट होने की, तो इस तरह से जो वो दो तीन जो साइट्स है, दो तीन एग्जांपल जो वो मैं यहाँ हम दो तीन चीजें जो है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ बड़ी बार आप लोगों को शायद पता भी होगा कि देखिए पहले क्या होता था, एक आर्टिकल 45 हुआ करता था। आर्टिकल 45 जो हमारा डीपीएसपीज का हिस्सा था, बाद में यही आर्टिकल 45 जो है वो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21A का हिस्सा बना। और जब हम लोग आर्टिकल 21 की बात करते हैं राइट टू लाइफ की, तो जब राइट टू लाइफ को सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता है तो बड़े सारे ऐसे प्रोविजन है, जैसे राइट टू लाइवलीहुड है, तो राइट टू लाइवलीहुड डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का है। मतलब डीपीएसपीज जो है उनकी भी मदद ली जाती है टू एक्सप्लेन दी फंडामेंटल राइट्स। तो इस तरह से ये कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स हैं जिनके तहत हम लोग कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। क्लियर। तो देख लीजिए नेचर एंड पर्पस आ गया जस्टिस का, जैसे मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कशन किया। जुडिशरी के थ्रू जो है वो आपकी रेगुलर इंटरेक्शन है, गोलकनाथ केस है, केशवानंदा भारती केस की जो है वो आप लोग रेफरेंस दे सकते हैं। इंटरडिपेंडेंस फॉर इंप्लीमेंटेशन है, जैसे आर्टिकल 21 की जो वो भी मैंने आप लोगों के साथ जो है रेफरेंस दी। क्लियर। लॉ मेकिंग प्रोसेस की भी जब हम लोग बात करेंगे तो इन जनरल कुछ सिचुएशन में कानून बनते हुए डीपीएसपी जो है आर्टिकल 39B(c) वो फंडामेंटल राइट्स को जो वो सुपरसीड कर सकते हैं, और उसका लॉजिक सिंपल यही है क्योंकि वहां पे उनको ज्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो तीन चार प्रोविजन या तीन चार पॉइंट से जो शायद हम इस चीज को जो क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, डिस्कस अबाउट द इमरजेंसी पावर। तो देखिए जब हम लोग इमरजेंसी पावर की डिस्कशन की बात करेंगे तो ध्यान रखना डिस्कशन के साथ साथ व्हाट आर द इमरजेंसी पावर्स, और उसके साथ साथ उनका क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्रिटिसिज्म है, वो भी हमें अपने आंसर के अंदर लिखना है। और अगला हिस्सा है कैन ही बिकम डिक्टेटर। देखिए जी ये जो है वो सवाल आप लोगों को होपफुली आप थोड़ा थोड़ा सा थॉट प्रोसेस जो वो जर्नलाइज करना पड़ेगा। देखिए सिंपल सी बात है कि जब इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगाता है वो अपनी मर्जी से नहीं लगाता है, उसके पास बड़ी लिमिटेड पावर होती है। आर्टिकल 352, 356 और 360 के जरिए ही वो लगा सकता है, अपने मन से नहीं लगा सकता है। और दूसरी और सबसे बड़ी बात जहां पे शायद हमारा राष्ट्रपति जो है वो डिक्टेटर नहीं बन सकता है, वो है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 की जब हम बात करेंगे तो प्रेसिडेंट ऑलवेज एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर। और अगर हम 352 की बात कर जाएंगे तो वहां पे कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन के बाद जो है वो प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकता है। तो प्रेसिडेंट के पास इन जनरल अपने अकॉर्डिंगली अपनी मर्जी से जो है वो कोई भी अधिकार नहीं है कि वो इमरजेंसी लगा सकता है, तो इसलिए वो डिक्टेटर बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर। देखिए यहाँ पे सवाल पूछा गया है तो मेरे को लगता है कि नहीं पॉसिबिलिटी है, तो मैं वही आर्गुमेंट दे रहा। तीसरी बात, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, जिसके कारण जो है वो जुडिशरी ही अगर राष्ट्रपति इस तरह का काम करने की कोशिश करेगा तो जुडिशरी और कॉन्स्टिट्यूशन जो उसको अपने आप उससे रोक लेंगे। तो संविधान के अंदर या संविधान के चलते हुए प्रेसिडेंट के डिक्टेटर बनने की जो संभावना है वो ना के बराबर है। क्लियर। तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे डिस्कस अबाउट द इमरजेंसी प्रोविजन। तो सबसे पहले कौन कौन से आर्टिकल्स है, नेशनल इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट रूल है, फाइनेंशियल इमरजेंसीज है, क्या क्या जो है वो लिमिटेशंस है। क्लियर। उसके साथ साथ जो है वो जैसे इसका टेम्परेरी नेचर है, फंडामेंटल राइट्स की जो है वो सस्पेंशन हो जाती है। क्लियर। उसके बाद जो वो पार्लियामेंट्री जो है वो अप्रूवल की आवश्यकता पड़ती है, जो इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट होने में डिले होने की संभावना रहती है। और साथ में जो है वो इमरजेंसी डिक्टेटर कैसे नहीं बन सकती, आर्टिकल 74 जो है। और उसके साथ साथ यूएन राव केस है 1971 का, वहां पे सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जो पार्लियामेंट है सॉरी जो प्रेसिडेंट है वो बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो है वो डिसीजन नहीं ले सकता। और कभी भी हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होगी। इवन जब लोकसभा सस्पेंड हो भी जाती है तब भी आप लोग देखते हो जब तक नई लोकसभा इलेक्ट होकर नहीं आती और नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं बनती है तब तक पुरानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो वो वहां पे हमेशा रहती है, क्योंकि सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजन प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाएंगे। और प्रेसिडेंट एज पर आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिना परमिशन या बिना अप्रूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो इन जनरल डिसीजन नहीं ले पाता है। क्लियर। और साथ में लिमिटेड स्कोप है इन इमरजेंसीज का, और साथ में जो वो राष्ट्रपति पार्लियामेंट के लिए भी अकाउंटेबल है। पार्लियामेंट जो है उसको आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंगली अगर पार्लियामेंट प्रेसिडेंट जो है वो कल को ऐसा काम करने की कोशिश करता है तो आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली उसको उसकी पोजीशन से निकाला जा सकता है। तो राष्ट्रपति के डिक्टेटर होने की जो संभावना बनने की पॉसिबिलिटी जो है वो बिल्कुल जीरो है, एटलीस्ट अगर हम अपने देश की संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। क्लियर। नेक्स्ट है डिस्कस द कॉम्पोजिशन, पावर, फंक्शन एंड रोल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। क्या कॉम्पोजिशन है, कैसे बनेगा, क्या फंक्शंस है, क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि डिस्कशन पूछा गया है। ये बेसिकली जो आपका आंसर के अंदर आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है डिस्कस दी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अर्बन लोकल बॉडीज इन हिमाचल प्रदेश आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 74th अमेंडमेंट। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले तो फंड्स की प्रॉब्लम है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर की प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ जो वो थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में भी आपने चीज़ों को यूज़ करना है, जैसे वाटर क्राइसिस रहा शिमला में, ट्रैफिक कंजेशन हम लोगों को देखने को मिलता है, क्लियर, जॉन्डिस के केसेस जो वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, साथ में लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत कम है। 2021 में जब पंचायत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए तो वहाँ पे सिर्फ 65% लोग ही ऐसे थे जिन्होंने वोट डाला। इन जनरल हम लोग देखते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पे 74, 75, 76% तक जो वो वोटिंग होती है, लेकिन यहाँ पे जो वो वोटिंग हमें कम होती हुई देखने को मिली। जो हमारे यहाँ पे स्मार्ट सिटीज़ बनी है वहाँ पे इनकी पार्टिसिपेशन जो वो ऑटोमेटिकली कम है। तो थोड़ा सा आप लोगों को एक करंट अफेयर, करंट रिसेंट एग्जाम्पल जो है, बाकी पैसा नहीं है, ब्यूरोक्रेटाइजेशन है, पॉलिटिसाइजेशन है, अननेसेसरी पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरफेरेंस है। इन जनरल जो आप लोग 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्रिटिसाइज करते हो इंडियन पॉलिटी के अंदर, वो क्रिटिसिज्म यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो आ सकता है। लेकिन साथ में आप लोगों को, क्योंकि हिमाचल के संदर्भ में, हिमाचल के कंटेक्स्ट में जो ये सवाल पूछा गया था, तो आप लोग इसको इस तरह से एड्रेस कर सकते हो। और साथ में क्या क्या रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, क्या है ना, रिफॉर्म्स वही है, अर्बन प्लानिंग बेटर हो सकती है, पार्टिसिपेशन बेटर हो सकती है, फाइनेंस जो वो प्रॉपर डिवॉल्व होने चाहिए। क्लियर? तो ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले आ चुका है। व्हाट आर द मेन प्रोविजंस ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011? तो क्या इसके प्रोविजंस जो है वो हमें देखने को मिलेंगे 2011 के। क्लियर? तो इसमें बेसिकली जैसे यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जाता है कि कोई भी एक स्पेसिफिक सर्विस है उसको कितने दिनों के अंदर अंदर जो है निकाला जाएगा। क्लियर? कितने दिनों के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। अगर मान लीजिए नहीं किया जाता है तो आप लोग अपील कर सकते हो, फर्स्ट अपील अथॉरिटी के पास, सेकंड के पास, और जो ऑफिसर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने की, अगर वो टाइमली नहीं करेगा तो उसके ऊपर जो वो 5,000 रुपये तक की पेनल्टी जो वो पड़ सकती है। तो ये सारे के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्लियर? तो 148 पब्लिक सर्विसेज जो है वो और 34 डिपार्टमेंट्स की जो स्पेसिफिक टाइम पे नोटिफाई हो चुका है। साथ में कुछ चैलेंजेस भी हैं, अवेयरनेस का है, ब्यूरोक्रेटिक जो है रेजिस्टेंस का है, कैपेसिटी का है, ट्रेनिंग का है। तो अगेन बिल्कुल सीधा सवाल है, इसलिए जो इसके ऊपर ज़्यादा समय हम लोग नहीं लगा रहे हैं। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो बढ़िया सवाल था, 20 नंबर का सवाल था। क्वेश्चन है, इन द पोस्ट ग्लोबलाइजेशन इरा इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन and political decentralization have created paradox in the working of Indian polity comment। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो दोनों एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एक दूसरे के ऑपोजिट है। क्लियर? वो बेसिकली एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन रहती है। तो देखिए यहां पे वर्ड मेंशन किया गया है इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन एंड पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन इन द पोस्ट ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब 1991 इरा के ऑनवर्ड्स की ये बात हो रही है। तो देखिए अगर मैं इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन की बात करूंगा तो इसको मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को, क्योंकि इंडियन पॉलिटी के कंटेक्स्ट में है। इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन का मतलब यहाँ पे जब प्लानिंग कमीशन का बनना था तो प्लानिंग कमीशन जो था वो प्रॉपरली सेंटर के द्वारा बनाया जाता था। पूरे 5 ईयर प्लान सेंटर बनाता था, वहां पे स्टेट्स की जो पार्टिसिपेशन है वो नाम मात्र ही हुआ करती थी। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल है इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन का। दूसरी बात, जो इंटर स्टेट काउंसिल्स थी, हालांकि इंटर स्टेट काउंसिल्स की फॉर्मेशन हो चुकी थी, क्लियर, लेकिन फिर भी इनकी मीटिंग जो है वो हम लोगों को प्रॉपरली जो है वो देखने को नहीं मिला करती थी। डन? तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम लोग यहीं पे इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन में फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे तो जितने भी फाइनेंस कमीशन हमारे यहाँ पे बनते भी हैं, इवन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली भी सारे के सारे जो फाइनेंस कमीशन है वो बेसिकली सेंटर के द्वारा बनाए जाते हैं। क्लियर? और वो स्टेट्स को पैसा जो है वो डिवॉल्व कर रहे होते हैं। और आप लोगों को पता ही होगा, इनको 14, 15 को निकाल दो, इससे पहले हम लोग देखते हैं कि जब फाइनेंस कमीशन आया करते थे तो बड़ा ही कम पैसा जो वो स्टेट्स को डिवॉल्व किया जाता था, बड़ा ही कम पैसा जो वो स्टेट्स को ट्रांसफर किया जाता था। क्लियर? तो यहाँ पे इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन जो वो शुरुआती दौर में हम लोगों को देखने को मिली। जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बन रही थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बन रही थी, सारे के सारे जो वो सेंटर के द्वारा ही बनाई जा रही थी। दूसरा एग्जाम्पल है पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन में सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पे 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो आप लोग 1990s के दौर के बाद देखते हो, जहां पे एक चीज ऑब्जर्व की जाती है कि कांग्रेस पार्टी जो पहले हर जगह डोमिनेट करती थी, 1990s में जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी वो मेन प्लेटफॉर्म के ऊपर आनी शुरू हो जाएंगी। क्लियर? और रीजनल पार्टी जब मेन पावर हॉर्स के रूप में या मेन पावरफुल एंटिटी के रूप में डेवलप होना शुरू हो जाएंगी तो ऑब्वियस ही बात है वो इस इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन क्या करेंगी, विरोध करेंगी। क्लियर? तो बेसिकली दो ऐसी सिचुएशंस हम लोगों को देखने को मिल रही है जहां पे पॉलिटिकली डिसेंट्रलाइजेशन हो रही है,
डिवोल्यूशन ऑफ पावर करने की कोशिश की जा रही है। इवन इंटर स्टेट काउंसिल को भी आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो, वो भी एक पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन जहाँ पे स्टेट्स को प्रॉपर्ली इन्वॉल्व किया जा रहा है सेंटर के द्वारा, लेकिन हालांकि इसकी मीटिंग जो वो प्रॉपर्ली नहीं हुई। डन। तो दो परिस्थितियां बन रही हैं कि इकोनॉमिकली सारी डिसीजन सेंटर ले रहा है और साथ में स्टेट्स यानी कि लोअर लेवल के ऊपर भी जो वो पावर्स है उनको ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका इंडियन पॉलिटी का जो सिस्टम है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट जो हम लोगों को देखने को मिला। क्लियर। तो सबसे पहले जो है हम लोगों को दोनों सिचुएशंस को एक्सप्लेन करना है, इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन को, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन को, और किस तरह से पैराडॉक्सल सिचुएशन बनी। तो क्या नेगेटिव, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए आप एक तरफ जो है वो इकोनॉमिक, मान लीजिए एक तरफ आप पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हो, यानी कि आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की फॉर्मेशन कर रहे हो, आप लोग म्यूनिसिपैलिटीज की फॉर्मेशन कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन कर रहे हो, यानी कि पैसा सेंटर के पास रह रहा है। पंचायतें म्यूनिसिपैलिटीज बनाना, पैसा देना स्टेट का अधिकार है। क्लियर, स्टेट देगा उनको। स्टेट को पैसा नहीं दे रहे तो उस इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन या पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन का लॉजिक ही क्या रहेगा। क्लियर। तो दोनों अलग अलग सिचुएशंस है। तो उसका प्रॉब्लम यही आया जो अभी हम लोगों ने 73rd और 74th अमेंडमेंट के क्रिटिसिज्म को डिस्कस किया, वो सारा यही लॉजिक है सारा, और क्या। क्लियर, कि आप पैसा नहीं दोगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम फंड्स की, अगर फंड्स ही नहीं आएंगे तो बाकी चीजें कुछ नहीं हो सकती। ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ना लोगों के लिए पॉलिसीज बनेगी, ना उनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होगी, करप्शन होगा। पैसे की कमी ही मैक्सिमम चीजों को लीड कर दी है। तो आप एक तरफ सेंटर अपने पास पैसा रख रहा है, दूसरी तरफ स्टेट लेवल के ऊपर या लोअर लेवल के ऊपर पंचायतें और म्यूनिसिपैलिटीज की क्रिएशन कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली पैराडॉक्सल सिचुएशन बन गई। दूसरी, हर एक एरिया का जो लोकल डिमांड्स होती है, नीड्स होती है, वो डिफरेंट होती है। तो बेटर है पैसा उनको दे दिया जाए, लेकिन आपने उन नीड्स के ऊपर डिसीजन लेने का अधिकार उनको दे दिया और पैसा जो वो सेंटर ने अपने पास रख लिया। एक पैराडॉक्सल सिचुएशन जो वो राइज होगी। पर आप लोगों को यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी यहाँ पे रखना है, क्योंकि देखिए आपसे कमेंट पूछा गया है। वैसे कमेंट का मतलब होता है कि आप इस स्टेटमेंट से एग्री कर सकते हो और आप बोल सकते हैं हाँ जी सिचुएशन खराब ही है। क्लियर। पर साथ में जो है आप इसका दूसरा पहलू, दूसरा पॉइंट भी रख सकते हो कि देखिए कंप्लीटली जो वो ऐसा नहीं था, सिचुएशंस ऐसी थी क्योंकि नई पॉलिसीज आ रही थी और यूनिफॉर्मिटी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो होना बड़ा ज्यादा जरूरी था। अगर यूनिफॉर्मिटी रहेगी तभी पूरे देश को जो उसका इक्वल बेनिफिट हो सकता था। यही कारण था इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन जो है वो शुरुआती दौर में की गई। और धीरे धीरे देखिए जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है और अब हम लोग देख रहे हैं, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन भी होनी शुरू हो गई है। जैसे आप 14-15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को देखोगे तो उनके जरिए जो वो ज्यादा से ज्यादा स्टेट जो उनको जो है वो ज्यादा से ज्यादा फंड्स जो है वो स्टेट्स को सेंटर की तरफ से जो वो एलोकेट किए जा रहे हैं। तो पोस्ट ग्लोबलाइजेशन एरा में शायद आवश्यकता थी इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन की, इसलिए हुई। और अब जैसे नीति आयोग का बनना है वो भी डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जो है वो पुश कर रहा है। तो अभी की जो परिस्थिति, अभी की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है। तो इस तरह से जो वो स्पेसिफिक क्वेश्चन को आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते थे और इस तरह को पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। देखिए जो चीजें हमने डिस्कस की शायद कोई ही ऐसा पॉइंट होगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इस पॉइंट को तो यहाँ पे इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन के एग्जांपल्स क्या रहे, है ना। टैक्सेशन में आ गया इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, पैराडॉक्सल सिचुएशन, लेकिन उसके साथ साथ जो है उसका एक पूरा डिफेंस जो वो यहाँ पे डाला और कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। कॉपरेटिव फेडरलिज्म है, डिसेंट्रलाइजेशन और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी जो उसको भी इंप्रूव किया जा सकता है। तो इस तरह से इस अप्रोच के थ्रू जो है वो हम लोग स्पेसिफिक क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते थे। क्लियर। तो ये हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन थे और लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं मानूंगा कि ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। इवन अभी डिस्कस करते करते भी जो कुछ ऐसे पॉइंट्स भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए होंगे शायद आपको आंसर के अंदर भी नहीं थे। क्लियर। लेकिन मेन बात यही है कि जितना ब्रेनस्टॉर्मिंग हम करते हैं, आपके पास एग्जाम में उतना ज्यादा समय नहीं होता, तो वहां पे थोड़ा सा भी अगर आपने इस एस्पेक्ट या इस कंटेक्स्ट से जो वो चीज को पिक किया होगा तो शायद आप लोगों के लिए चीजें जो रिलेटिवली आसान फील होंगी। क्लियर। तो ये हमारा पॉलिटी एंड हिमाचल प्रदेश जी के, हिमाचल प्रदेश जी के GS2 में हमें कम देखने को मिलता है, उसकी डिस्कशन थी। बाकी डिस्कशन जो धीरे धीरे आगे कंटिन्यू होगी। थैंक यू, धन्यवाद। Hello everyone, let's start with the discussion of the questions which have been asked under international relations in your GS2 पेपर। ठीक है जी। टोटल अगर हम IR की बात करें तो 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, जिसमें आपके 4 मार्क्स भी थे, आपके 8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी थे, एंड देन देयर वाज अ क्वेश्चन अंडर 20 मार्क्स आल्सो। ठीक है, सो दैट वाज अ बैलेंस्ड पेपर। किसी एक एरिया के ऊपर नहीं फोकस किया गया था, बहुत ही बैलेंस्ड वे में हर एक जो कि करंट में टॉपिक्स चल रहे हैं बहुत ही बैलेंस्ड वे में सभी टॉपिक्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए डिस्कस किया गया था। एंड ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन डिस्कस्ड बाय अस इन द क्लास, in your test series and in the value addition course. So there was not even a single question जो कि आप कह सकते हो कि आपको उसके बारे में पता नहीं था। ठीक है जी, so let's start with the questions. Okay,
So पहला क्वेश्चन था which was your question number 5. The question was discuss about the India's role in SCO, that is Shanghai Cooperation Organization. 4 नंबर में क्वेश्चन आया था. तो जब हम 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है when you look at the structure of the questions. पहली बात, आपको एक छोटी सी इंट्रोडक्शन जरूरी है देनी, बिकॉज चाहे 4 मार्क्स का है चाहे लॉन्ग क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन अधेरिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जो छोटा क्वेश्चन है हम बहुत ज़्यादा अपना वर्ड और अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हैं इसके ऊपर. सो ब्रीफ इंट्रोडक्शन वुड बी सफिशिएंट. ठीक है ना, और नाउ दैट डिपेंड्स अप टू यू, आपने किस वे में इंट्रोडक्शन लिखनी है. ठीक है जी, एंड देन डायरेक्टली कमिंग ऑन टू द बॉडी ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है जी, और बॉडी हमारी पहले डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन ही पूछ रहे कि व्हाट इज इंडियाज रोल इन एससीओ. तो हम डायरेक्टली आफ्टर गिविंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन विल डायरेक्टली जंप ऑन टू द इंडियाज रोल कि क्या इंडिया का रोल है एससीओ में. ठीक है जी, सो अगर हम इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इंडिया हैज बीन एक्टिवली एंगेजिंग विद द मेंबर्स ऑफ एससीओ राइट अप टू इट्स सिंस अप टू इट्स, ठीक है ना, मेंबरशिप. ठीक है, 2017 में इंडिया बिकेम अ फुल टाइम मेंबर ऑफ एससीओ. तो उसी के बाद से ही इंडिया ने बहुत एक्टिवली इस ऑर्गेनाइजेशन में एंगेज किया है. और अभी रिसेंटली हम कह सकते हैं कि 2023 में जो समिट होके हटी है उसको चेयर भी इंडिया ने ही किया है. सो वेरी शॉर्ट, अ वेरी क्रिस्प इंट्रोडक्शन. आपने कुछ और भी लिखा है तो भी चलेगा, बट यू नीड टू राइट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग योर आंसर. ठीक है ना. अब ये सिर्फ आईआर की बात नहीं, ये सभी पेपर्स की सभी क्वेश्चंस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है जी. अब इंडिया रोल क्या है इंडिया का एससीओ में. सो इंडियाज मेंबरशिप इनटू द एससीओ, इट विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडिया कि वो एससीओ की बाकी कंट्रीज है, ठीक है ना, उनके लीडर्स के साथ हमारी लीडरशिप वहां पे एंगेज कर सकती है. अब लीडरशिप में कौन कौन सी कंट्रीज आ रही हैं बाकी कंट्री में, ऐसे बाकी मेंबर्स में वी हैव गॉट चाइना, वी हैव गॉट रशिया, ठीक है ना, वी हैव गॉट द अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज. ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान एंड ईरान. तो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडिया को उन कंट्रीज के साथ एंगेज करने के लिए. रशिया इज ऑल टाइम टेस्टेड फ्रेंड फॉर इंडिया. ठीक है जी. एंड चाइना, हमारे बहुत ही डिस्प्यूट्स एंड क्लैशेस होते रहते हैं. तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे इंडिया और चाइना आ रहा है, एंड विद रशिया जो कि दोनों को में मीडिएट कर सकता है. जैसे गलवान क्लैश हुआ था तो रशिया मीडिएटेड. ठीक है ना, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे रशिया मीडिएट कर सकता है अगर इंडिया और चाइना के बीच में कोई प्रॉब्लम है. ऑल्सो देन इंडिया के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक जा सकती है, क्योंकि हमारा कोई डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी नहीं है. नहीं, वी हैव टू गो वाया ईरान एंड थ्रू चबार पोर्ट वाया ईरान एंड देन राइट फ्रॉम अप टू द अफगानिस्तान हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक पहुंच सकते हैं. पहुंचे तो एससीओ जब फ्रीक्वेंटली हमारे मीटअप्स होते हैं तो उनके साथ इकोनॉमी, पॉलिटी एंड, ठीक है ना, क्रिटिकल सेक्टर्स में उनके साथ एंगेज करने का ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. ठीक है जी. और क्या है, ठीक है ना, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अपने लेवल पे एक प्रोएक्टिव रोल दिखाते हुए क्या किया है, हमने 5 न्यू पिलर्स क्रिएट किए हैं एससीओ के लिए, जिसमें फर्स्ट इज स्टार्टअप्स एंड द इनोवेशन, देन देयर इज अ ट्रेडिशनल मेडिसिन, देन डिजिटल इंक्लूजन, यूथ एम्पावरमेंट एंड शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज. क्योंकि मोस्टली ये सभी बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, few are Muslims and rest of the others are Buddhist. ठीक है ना, तो एक कल्चरल कनेक्ट है. ठीक है, चाहे मुस्लिम्स हैं चाहे बुद्धिस्ट हैं, हमारा उनके साथ एक कल्चरल कनेक्ट है. तो इंडिया ने ये एक नए पिलर्स दिए हैं कि एससीओ के प्लेटफॉर्म के ऊपर इन 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 पिलर्स के ऊपर भी हम कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी और एंगेजमेंट हो सकती है. ठीक है जी. अपार्ट फ्रॉम दिस न्यू वर्किंग मैकेनिज्म्स को भी इस्टेब्लिश किया है एससीओ के अंदर. ठीक है जी. पहला है वर्किंग ग्रुप ऑन द स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, एंड सेकंड इज द वर्किंग ग्रुप ऑन द इंटर ट्रेडिशनल मेडिसिन. ठीक है ना, तो ये दो नए वर्किंग ग्रुप्स इंडिया ने अपने लेवल के ऊपर एससीओ में इनिशिएट किए हैं. ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया की प्रोएक्टिवनेस और इंडिया का प्रोएक्टिव रोल शो करता है कि यस वी आर वेरी मच कंसर्न एंड वी आर वेरी मच एंगेज विद द मेंबर्स ऑफ द एससीओ. ठीक है ना, दो वी आर हैविंग, हम कह सकते हैं कि हमारे और भी बाकी कंट्रीज के साथ भी हम इक्वली, वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आसियान इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है, बट द सेंट्रल एशियन कंट्रीज दे होल्ड इक्वल इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया. ठीक है ना. अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है ना, एससीओ का एक प्लेटफॉर्म इंडिया को ऐसा मिला हुआ है जहां पे जिसके थ्रू इंडिया इन कंट्रीज के साथ हम कह सकते हैं कि अपनी ट्रेड, अपनी इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत अच्छे वे में इनके साथ मतलब बढ़ा सकता है ना, डीपली एंगेज कर सकता है. ठीक है ना. ऑल्सो
ठीक है ना। और मतलब काउंटर टेररिज्म की मेथड्स को, और हम कह सकते हैं डी रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है जी, एंड सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को यूज करते हुए क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, ठीक है जी, एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को भी हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक पहुंचा सकते हैं थ्रू एससीओ, क्योंकि एससीओ के थ्रू हम फ्रीक्वेंटली मिलेंगे। तो ये वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं विच आर मिनरल रिच, एनर्जी रिच है, ठीक है ना, एंड दे आर इक्वली, they are surrounded by major powers of the world, so they have the tendency to be easily get ridden by the other countries, ठीक है ना। तो उनको इक्वली एम्पावर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड इंडिया हैज दैट अपॉर्चुनिटी कि हम उन कंट्रीज को एम्पावर कर सकते हैं। किस वे में कर सकते हैं? थ्रू काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज, ठीक है, थ्रू हम कह सकते हैं कि आप क्लाइमेट चेंज के थ्रू, आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस देके, सो दिस इज हाउ यू कैन एंगेज, ठीक है ना। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, फ्यूचर में भी हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सेंस में भी स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस को बढ़ा सकते हैं उन कंट्रीज में। कौन कौन से एंटरप्राइजेस? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, इन आईटी ट्रांसफर है, ठीक है जी, देन प्रमोटिंग एग्रीकल्चर, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं। सो ये हम कह सकते हैं कि इंडिया एससीओ के प्लेटफॉर्म के थ्रू इन कंट्रीज में अपनी प्रेजेंस बिल्डअप कर सकता है, ठीक है जी। आपके पास टाइम है, आपके पास और इफ यू हैव गॉट एनी अदर पॉइंट यू आर फ्री टू राइट, ठीक है ना, बट आई थिंक 40 वर्ड्स में दैट इज मोर देन सफिशिएंट। 40 का आप 60 कर सकते हो, इससे ज्यादा हम टाइम अपना और एनर्जी और वर्ड लिमिट हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन इज एनालाइज द रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ठीक है जी। अब वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अब जब जहां पे इंडियन ऐसा कोई क्वेश्चन आता है बच्चे, तो द बेस्ट थिंग इज कि आपको इन क्वेश्चंस की इंट्रोडक्शन ना किसी डेटा के थ्रू देंगे, किसी फैक्ट के थ्रू देंगे, तो दैट गिव्स अ गुड इंप्रेशन टू योर एग्जामिनर। तो अब जब इंडियन डायस्पोरा की बात आती है, तो द ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट इज कैन बी द बेस्ट इंट्रोडक्शन यू कैन राइट टू योर आंसर, ठीक है ना। सो ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट क्या कहते हैं कि क्लोज टू 18 मिलियन इंडियंस आर लिविंग इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है जी, जिसमें मेजर कंट्रीज आपकी यूएस आ रही है, यूके आ रही है, एंड वेस्ट एशियन कंट्रीज आ रही हैं, ठीक है जी, साउथ अफ्रीका, कनाडा, इन हमारे इंडियन नेबरिंग कंट्रीज की आप बात कर लीजिए, तो ऑलमोस्ट हर कंट्री में इंडियन डायस्पोरा की प्रेजेंस इज देयर, ठीक है ना। अब ये तो ठीक है ना, दिस इज इंट्रोडक्शन। नाउ रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा क्या है, कौन कौन से रोल्स हैं, बहुत ईजी है, ये सबको पता है, ठीक है, तो इसमें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पहला रोल क्या है? इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, ठीक है जी। सो हमारे जो इंडियन बिजनेसेस हैं, वहाँ उन्होंने, इंडियन जो डायस्पोरा है, इंडियन जो हमारे इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने जहाँ जिस जिस कंट्री में वो रहते हैं, वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट बिजनेसेस को स्टार्ट किया है, जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की हुई हैं, ठीक है जी, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। देयर आर मेनी सक्सेसफुल एंटरप्राइजेस विच आर बीइंग सक्सेसफुली रनिंग इन द अदर कंट्रीज, ठीक है। एंड ऑल्सो द सेकेंड एस्पेक्ट विल बी कि दे आर अ सोर्स ऑफ गुड रेमिटेंस टू आवर कंट्री। हमारी कंट्री के फॉरेन रिजर्व्स को बढ़ाने में इंडियन डायस्पोरा का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है जी। उसके बाद द सेकंड पॉइंट विल बी द कल्चरल इन्फ्लुएंस, ठीक है। आप आज आपको हर देश में जहां पे भी इंडियंस रहते हैं, वहां पे आपको इंडियन खाने का कोई ना कोई रेस्टोरेंट जरूर मिलेगा। इंडियन मूवीज आर बीइंग, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट जो आपके फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, वहां पे उनकी स्क्रीनिंग होती है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि हमारे कल्चर को वो वहां पे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, हमारा कल्चरल इन्फ्लुएंस उन कंट्रीज में जा रहा है, ठीक है ना। चाहे आप साउथ एशियन कंट्रीज की आप बात कर लीजिए, आप यूरोपियन कंट्रीज की आप बात कर लीजिए, सो एवरीबॉडी नोज अबाउट द इंडियन कल्चर, इंडियन फूड, इंडियन क्विजीन, इंडियन ट्रेडिशंस, ठीक है ना। आप नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में जाइए तो वहां पे आपकी बैसाखी परेड्स होती हैं, आपकी गरबा डांस की प्रोग्राम्स होते हैं, दिवाली सेलिब्रेट होते हैं। तो ये कल्चरल इम्पैक्ट है जो कि हमारा डायस्पोरा वहां पे लेके जा रहा है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं फिर इंडिया की और उस कंट्री के साथ इंडिया के रिलेशंस को और ज्यादा इंप्रूव करने में ये बहुत बहुत हम कह सकते हैं कि एक बहुत एक सक्सेसफुल रोल प्ले करता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट नाउ द अदर इम्पैक्ट रोल कुड बी द पॉलिटिकल इम्पैक्ट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जो कि हाई प्रोफाइल और जॉब्स पे हैं, ठीक है ना, डिप्लोमेटिकली ऑल्सो, पॉलिटिकली ऑल्सो बहुत गुड रैंक्स के ऊपर हैं। तो कहीं ना कहीं वो इंडिया के और फॉर से लेट्स एग्जांपल यूएस है या कनाडा है या यूके है, तो उनके साथ इंडिया के रिलेशंस को अच्छा बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब यहाँ पे आप एग्जांपल दे दीजिए कमला हैरिस का, ठीक है जी। देन उसके बाद आपका जो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर
रहे हैं, हिमसेल्फ इज एन इंडियन, ठीक है ना, वो इंडियन ओरिजिन के ही हैं, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इंडिया के और उस दी अदर सेकंड कंट्री के रिलेशंस को और बिल्डअप करने में इंडियन डायस्पोरा पॉलिटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। एंड द लास्ट कुड बी द डिप्लोमेटिक रिलेशंस, अगर कहीं किसी पॉइंट पे हमारे रिलेशंस खराब होते हैं तब भी उस पॉइंट पे भी हमारा डायस्पोरा हमारे उस कंट्री के साथ रिलेशंस को अच्छा करने में बहुत बेनिफिशियल रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल वुड बी द हम कह सकते हैं कि आज की अगर हम अब बात करें तो द बेस्ट एग्जाम्पल वुड बी जो इंडिया और कनाडा के रिलेशंस खराब हुए थे, ठीक है जी, सबको पता है कि हमारे देयर वाज एक पॉइंट, एक लो पॉइंट इतना आ गया था कि हमने कैनेडियन सिटीजन्स को वीजा इशू करने बंद कर दिए थे, कनाडा ने इंडियन सिटीजन्स को वीजा इशू करने बंद कर दिए, तो दैट वाज द लोएस्ट पॉइंट, ठीक है ना, इन रिलेशंस, ठीक है ना। अब धीरे धीरे वो ठीक हो रहा है। अब वो कैसे ठीक हो रहा है? बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग एफर्ट्स, ठीक है ना, बाय द डिप्लोमेट्स ऑफ द बोथ कंट्रीज एंड आल्सो बाय द इंडियन डायस्पोरा व्हिच इज लिविंग ओवर देयर, बिकॉज दे आर exerting a good political influence on that particular country. So this is a role which Indian diaspora is playing in the other countries, ठीक है जी। So नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, जो कि आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 आया था, डिस्क्राइब अबाउट इंडियाज मैरिटाइम सिक्योरिटी पॉलिसी सागर, ठीक है ना। सबसे आपको पता होना चाहिए कि सागर क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि मैरिटाइम सिक्योरिटी है, इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, इतने ज्यादा आज की डेट में इतने ज्यादा देयर आर, हम कहते हैं देयर थ्रेट्स टू आवर इंडियन कोस्ट लाइन, ठीक है ना, हमारी सिक्योरिटी को फ्रॉम दी सी लेवल से हमारे इतने थ्रेट्स आ रहे हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने 2015 में सागर पॉलिसी इशू की थी, ठीक है ना। सो अगर आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपके मुंह पर है, आप जिस भी वे में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है जी। सो इंडिया हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ अराउंड 7500 किलोमीटर्स है, एंड उस वजह से हमारी जो कंट्री है इट हैज बीन अफेक्टेड बाय वेरियस सी बॉर्न, हम कह सकते हैं कि थ्रेट्स, चाहे वो पायरेसी है, चाहे वो टेररिज्म है, स्मगलिंग है, इलीगल फिशिंग है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, तो मल्टीपल थ्रेट्स हैं हमारी कंट्री के लिए। तो उन थ्रेट्स से डील करने के लिए ही कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है, सागर, ठीक है ना, 2015 में लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अब ये आपके पेपर में ये कीवर्ड होना बहुत जरूरी है, लिखा होना एंड अंडरलाइंड, ठीक है ना। हम बार बार कहते हैं कि जो भी आपका कीवर्ड है आपके आंसर में, जो कि मेजर पॉइंट्स है आपके आंसर में, दे हैव टू बी अंडरलाइन प्रॉपर्ली, बिकॉज टीचर को कैसे पता चलेगा कि आपने क्या क्या आपके आंसर का हाई पॉइंट है, ठीक है ना, बिकॉज यू हैव टू गेट द मार्क्स, यू हैव टू अंडरलाइन द पॉइंट्स, ओके। तो 2015 में गवर्नमेंट अनवील्ड इट्स सागर पॉलिसी, ठीक है ना, वो किसके लिए है? शोइंग द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिटाइम सिक्योरिटी, ठीक है जी। मैरिटाइम कॉमन्स में हाई सीज आ जाते हैं, ओशंस आ जाते हैं, अरेबियन सी आ जाता है, बे ऑफ बंगाल आ जाता है, इंडियन ओशन आ जाता है, ठीक है ना। ये हमारे इंडिया की पेरिफेरी में यही हाई कॉमन्स हैं, ठीक है जी। एंड कोऑपरेशन, इनका जो भी कंट्रीज यहाँ पे हैं उनके साथ कोऑपरेशन भी तो हमने बना के रखनी है, तो इस वजह से इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने सागर पॉलिसी लॉन्च की थी, ठीक है ना। अब हमने इसका मेन इंडिया क्या ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया का थ्रू द सागर पॉलिसी? टू डीपन द इकोनॉमिक एंड द सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद इट्स नेबर्स, ठीक है ना। सिक्योरिटी भी हमने बेसिकली तो हमारा दो ही एस्पेक्ट्स है सागर पॉलिसी के लिए, एक है इकोनॉमिक एंगेजमेंट को और डीपन अप करने के लिए, और सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए इस पूरे के पूरे रीजन में। क्योंकि आपको पता ही है हमारी कंट्री हैज बीन अफेक्टेड बाय अ टेररिस्ट अटैक ऑन द ताज होटल, जो टेररिस्ट आए थे वो वाया सी ही आए थे, ठीक है ना। तो वहीं से ही हम इसकी इंपॉर्टेंस देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए अपनी कोस्ट लाइन को सिक्योर बना के रखना, ठीक है ना। हमारा जो ट्रेड है, ठीक है ना, वो वाया पर्शियन गल्फ यहाँ आता है, तो इस रीजन को, अरेबियन सी वाले रीजन को, इंडियन ओशन वाले रीजन को सिक्योर बना के रखना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। हमारा जो ट्रेड है वाया स्ट्रेट ऑफ मलक्का जाता है, हमने साउथ चाइना सी जाना है, हमारा बहुत ज्यादा ट्रेड वहां से पास करता है, तो उस रीजन का सिक्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेररिज्म की वजह से, पायरेसी की वजह से, काउंटरफिट करेंसी की स्मगलिंग की वजह से, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से, तो उसके लिए सिक्योरिटी को बनाए रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, ठीक है जी। अब ये कैसे हो सकता है, कैसे हम बना के रख सकते हैं सिक्योरिटी? थ्रू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, थ्रू कोस्टल सर्वेलेंस,
through building of infrastructure and through strengthening their capabilities. It is not just about strengthening our capabilities, we have to help our neighbors also to strengthen their capabilities. उसी के लिए हमने क्या किया है, हमने कोस्टल सर्वेलेंस रडार्स हम दे रहे हैं, हमने बांग्लादेश को दिए हैं, हमने श्रीलंका को दिए हैं, हमने म्यांमार को दिए हैं, हमने मालदीव्स को लिया, हमने सेशल्स को दिए। तो ये क्या है, गिविंग देम द कोस्टल सर्वेलेंस रडार्स, क्यों, फॉर टू स्ट्रेंथन देयर कैपेबिलिटीज, ठीक है जी। एंड ऑल्सो हम कह सकते हैं टू सीक a more inclusive and a collaborative approach, ठीक है ना, क्योंकि हम अकेले नहीं है, हम सबका भरना सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, सो फॉर ऑल के लिए हमें एक कोलैबोरेटिव वे में हमने ये काम करना है। तो वो कोलैबोरेशन के लिए इस सबकी कोऑपरेशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारे अगर हम सागर की पिलर्स की हम बात करें तो इंडिया परसीव्स इट्स थ्रू द सागर, इंडिया परसीव्स इट्स रोल एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ठीक है जी, पहला हो गया। देन इज टू, हम कह सकते हैं कि टू एनहांस द मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन द रीजन, टू एनहांस द इकोनॉमिक रेजिलियंस ऑफ द फ्रेंडली कंट्रीज, ठीक है ना, एंड टू प्रमोट अ मोर इंटीग्रेटेड एंड अ कोऑपरेटिव मैनर फोकस्ड वे में, ठीक है ना, हम कह सकते हैं कि इस रीजन की सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये हमका सागर के मेजर पिलर्स हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट ने ले डाउन किए हैं, ठीक है जी। इसके अलावा आप कुछ लिखना चाहते हो तो दैट्स कंप्लीटली अप टू यू, ठीक है ना, ठीक है, बट ये कुछ ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं, ये ऐसे कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि आपके आंसर में होने ही चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट इज अनदर क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आ गया था ना बच्चे, ये थे आपके सारे के सारे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है ना, विच हैव टू बी अटेम्प्टेड बिटवीन 60 to 70 और 75 वर्ड्स, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं आपके बड़े क्वेश्चन जिन्हें कि हम लॉन्ग क्वेश्चंस कहते हैं। जब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की हम बात करते हैं तो वहां पे अधेरिंग टू द स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इंट्रोडक्शन नहीं लिखी, आपने कंक्लूजन नहीं लिखा, बी प्रिपेयर्ड, आपका 1 नंबर कटेगा, ठीक है जी। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आपका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो क्वेश्चन नंबर 18 था आपका, डिस्कस इंडियाज रोल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस थ्रू द यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, ठीक है ना। अब ये तो बहुत ही डायरेक्ट आंसर है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है जी। क्वेश्चन है कि आप पूछ क्या रहे हैं कि इंडिया यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस या यूएन पीस कीपिंग के मैंडेट में इंडिया का क्या रोल रहा है, ठीक है ना। सो अगर हम इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो पहली व्हाट आर पीस यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस क्या होते हैं, ये एक यूएन के चार्टर के अंडर एक प्रोविजन है कि जहां पे यूएन का बेसिक मैंडेट क्या है, टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। तो उसी मैंडेट को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट कंट्रीज यूएन के पोर्टफोलियो के अंडर हम कह सकते हैं कि अपनी डिफरेंट कंट्रीज अपने आर्म्ड फोर्सेस को, अपने पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजते हैं ताकि जहां जो भी वॉर टोन एरिया है, जहां पे भी सिविल अनरेस्ट है, वहां पे वो लॉ एंड सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रख सकें, ठीक है ना। और इनको ब्लू बैरट्स भी बोला जाता है। जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के अंडर जो सोल्जर्स जाते हैं उन्हें ब्लू हेलमेट्स दिए जाते हैं, ठीक है ना, उन्हें ब्लू हेलमेट्स या फिर ब्लू बैरट्स भी बोलते हैं इसी के अंडर, ठीक है ना। अगर हम इंडिया की हम बात करें तो शुरू से ही राइट फ्रॉम द डे वन इंडिया इज प्रोवाइडिंग लाइक कमांडर्स अंडर द यूएस पीस कीपिंग फोर्सेस, ठीक है जी। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर इन द पीस कीपिंग फोर्सेस, ठीक है ना। एंड हम कह सकते हैं कि ट्रूप्स कंट्रीब्यूशन में हम 3rd नंबर पे आते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश है, उसके बाद नेपाल है, और हम इंडिया की कंट्रीब्यूशन की हम बात करें तो दैट इज समवेयर क्लोज टू 5300 to 5400 हमारे पीस कीपिंग फोर्सेस, हमारे जो पर्सोनल्स हैं वो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के अंडर जाते हैं, ठीक है जी। और जब इतने ज्यादा सोल्जर्स इतने ज्यादा जाते हैं तो फर्टिलिटीज भी उतनी ही ज्यादा हैं। सो इंडिया की फिर से फर्टिलिटीज भी सबसे ज्यादा हैं, ठीक है ना। ऑलमोस्ट पूरे जितनी भी कंट्रीज के सोल्जर्स जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा फर्टिलिटीज इंडिया के ही सोल्जर्स की हैं, ठीक है जी। एंड दैट इज समवेयर क्लोज टू 170 और 180 जो हमारे फोर्थ की पीस कीपर्स हैं, ठीक है ना, वी हैव लॉस्ट देम, ठीक है ना। अब कहाँ पे इंडिया ने अपने रेलेवेंस के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू पीस रिस्टोर करवाई है, ऐसा सबसे पहला एग्जांपल आता है आपका कोरिया, ठीक है जी। तो जब से जो आपकी जो कोरियन वॉर्स हुई थी तो वहां पे पीस को मेंटेन करने के लिए, वहां पे आर्म सीज फायर के लिए इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है जी। एंड हम कह सकते हैं कि
इंडिया ने जो वहाँ पे एक रिपैट्रिएशन कमीशन बना था, ठीक है ना, उसको भी इंडिया ने चेयर किया था, ठीक है ना, एंड ऑल्सो इंडिया की जो कस्टोडियन फोर्स थी, ठीक है ना, उसने भी रिपैट्रिएशन में बहुत हेल्प की थी। तो कहीं ना कहीं कोरियन वॉर को खत्म करने में, वहां पे सीज फायर लाने के लिए, वहां पे रिपैट्रिएशन के लिए, वहां पे रिहैबिलिटेशन में इंडियन पीस कीपर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। एंड उसी तब से ही, सिंस द कोरियन वॉर जो कि 1950s में हुई थी, तब से ही इंडिया का जो रोल है, इंडिया हैज बीन वेरी मच प्रोएक्टिव इन अंडर द यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है मिडल ईस्ट के भी हम कह सकते हैं, साइप्रस हो गया, कॉन्गो हो गया, इन कंट्रीज में भी इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है वहां पे पीस मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना। एंड देन इन दी ईस्ट एशिया, अब ईस्ट एशिया में आपका लाओस आ रहा है, आपका कंबोडिया आ रहा है, आपका वियतनाम आ रहा है। वहां पे भी जो जेनेवा अकॉर्ड्स हुए थे, ठीक है ना, इंडो चाइना रीजन को लेके, ठीक है ना, तो वहां पे भी जेनेवा अकॉर्ड्स वर फॉर दी सीज फायर्स, ठीक है ना, सीज फायर रोकने के लिए, वहां पे जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही थी, वहां पे जो किलिंग्स हो रही थी, उनको रोकने के लिए अकॉर्ड हुए थे, ठीक है ना। तो वहां पे भी पीस को मेंटेन करने में इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस का सबसे बड़ा रोल रहा है, ठीक है जी। उसके बाद अब ये तो सिर्फ मतलब अब अगर हम बात करें तो सिर्फ मेल ट्रूपर्स ही नहीं, इंडिया इज आल्सो सेंडिंग द फीमेल पीस कीपर्स आल्सो, ठीक है ना। इंडिया हैज बिकम, इट हैज द ऑनर फॉर द इंडिया टू सेंड द, ठीक है ना, कंप्लीट ऑल वुमेन, हम कह सकते हैं कंटिजेंट है, जो कि इंडिया ने यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के अंडर अपना एक पूरा का पूरा वुमेन कंटिजेंट भी भेजा हुआ है, ठीक है जी। ये तो आ गया कि हाँ जी, कहाँ कहाँ के हम अपने कॉन्टिजेंट्स भेज रहे हैं, हमने कितने, इंडिया ने अपने पीस कीपर्स को भेजा हुआ है, कितने पर्सोनल्स को भेजा हुआ है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया ने वहां पे मेडिकल हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की है, वहां पे वेटरनरी सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है, वहां के लाइफ स्टॉक की जो, क्योंकि सिविल अनरेस्ट होती है, सिविल वॉर होती है, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर होता है, वुमेन, चिल्ड्रन एंड द लाइफ स्टॉक। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज फॉर द पीपल एंड फॉर द वेटनरी सपोर्ट भी इंडिया बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है जी। और ये इस चीज को वैलिडेशन कहाँ से मिलती है, इस चीज को वैलिडेशन मिलती है फ्रॉम द फैक्ट दैट इंडिया को बहुत सारे मेडल्स एंड ऑनर्स भी मिले हुए हैं इन रिस्पेक्ट, ठीक है ना, एज अ रिवॉर्ड फॉर इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द यूएन पीस कीपिंग, ठीक है ना, मिशन। जहाँ जो आपका अपर नाइल रीजन है, वहां पे इंडिया की जो एक्टिविटीज रही हैं, तो उन एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए, इंडिया हैज बीन अवॉर्डेड वेरियस अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है ना, तो वो आपका। एंड उसके बाद हम कह सकते हैं कि इंडिया वाज आल्सो द फर्स्ट कंट्री टू कंट्रीब्यूट टू द ट्रस्ट फंड फॉर द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन व्हिच वाज सेट अप इन 2016, क्योंकि आपको पता है जहां पे भी ऐसी कोई अनरेस्ट है, वहां पे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तो सबसे पहले होती है। तो उसके अगेंस्ट एक ट्रस्ट फंड बनाया गया है, उनकी उन ऑल दोज पीपल हु हैव बीन, हम कह सकते हैं कि विक्टिम्स ऑफ दिस सेक्सुअल अब्यूज, ठीक है ना, उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए जो एक फंड चाहिए, जो एक हम कह सकते हैं कि एक कलेक्टिव मनी चाहिए, तो उसके लिए भी एक ट्रस्ट फंड इंडिया की तरफ से ही बनाया गया है, ठीक है ना। सो दिस वर ऑल दी, इंडिया का ये सारा रोल हो रहा है कि जो इंडिया ने यूएन मैंडेट के अंदर जो अपना काम किया है, ठीक है ना। अब ये दिस वाज द बॉडी, कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे कि क्या क्या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चैलेंजेस क्या है और उन चैलेंजेस को कैसे हम कवर कर सकते हैं। अब चैलेंजेस क्या है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी में और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कहते हैं उनके अंदर जो एक डिफरेंस होता है, ठीक है ना, उस डिफरेंस को कम से कम करके जो ग्राउंड रियलिटीज को की एक रियल पिक्चर प्रेजेंट करना, ठीक है ना। एंड जो आपके फंड की जो प्रॉपर हम कह सकते हैं कि कितना फंड चाहिए होता है पीस कीपिंग फोर्सेस को सस्टेन करने में, उसकी एक एक्चुअल पिक्चर प्रेजेंट करना हैज बीन द रियल चैलेंज, ठीक है ना। और उसी को ध्यान में रखते हुए कि क्या क्या इनिशिएटिव्स या फिर मेजर्स लिए जाने चाहिए, ठीक है जी। सो देयर इज अ नीड टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज एंड रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, ठीक है ना, ताकि जो कैजुअलिटीज हैं वो कम से कम हो सके, जो बेनिफिट है लोगों को मिल रहा है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके, ठीक है जी। And the mandate of these peacekeeping forces, they have to be rooted to the ground realities, ठीक है ना, जो ground realities हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही वो रिसोर्सेज भी प्रोवाइड होने चाहिए, बिकॉज देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द रियलिटी एंड द फंड्स व्हिच हैव बीन एलोकेटेड। तो उस चीज को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि सफिशिएंट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके। सफिशिएंट ट्रेनिंग होगी, सफिशिएंट उन्हें हम कह सकते हैं कि प्रोटेक्टिव गियर मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो जो फेटेलिटीज होती हैं वो उनका जो नंबर होता है वो कहीं बहुत ज्यादा कम होगा, ठीक है जी।
So next question is describe in detail about the problem of boundaries between India and China. Very much expected and very easy answer. बहुत इजी है और बहुत क्लियर है. आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी स्टूडेंट जिसे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होगा. सो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू. अब जो भी इंट्रोडक्शन में लिखना चाहते हैं, ठीक है ना. सो नाउ कमिंग डायरेक्टली टू द बॉडी ऑफ द आंसर. अगर हम बात करें बॉर्डर डिस्प्यूट की, अगर हम बात करें तो द रूट कॉज क्या है. रूट कॉज इज द इल डिफाइंड बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना. अब इल डिफाइंड क्यों है, बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज. एक साल में वो उन्होंने कुछ और बॉर्डर कह दिया था, उसके बाद 2-3 साल बाद उन्होंने कोई और बॉर्डर कह दिया था. बॉर्डर शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो साइन किया गया था बाय द ब्रिटिश, इंडियन एंड द तिब्बतन अथॉरिटीज. नाउ द चाइनीज अथॉरिटीज दे हैव रिफ्यूज्ड टू एक्नॉलेज दैट शिमला एग्रीमेंट जो कि तिब्बतन अथॉरिटीज ने साइन किया था. तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिस वजह से इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो तब शुरू से ही है. और इसका कहीं ना कहीं हमें एग्जाम रियल लाइफ पिक्चर कहाँ मिलती थी, जब 1961 में इंडिया चाइना वॉर हुई थी, ठीक है जी. और आई एम सॉरी, और उन्होंने तब तक वो इंडियन टेरिटरी में आए हैं जब तक कि जिस रीजन को वो अपना क्लेम करते थे वहां तक वो पहुंच नहीं गए हैं. तो द मोमेंट दे रीच दैट एरिया, वहां पे उन्होंने आके सीज फायर कर दिया था, ठीक है ना. एंड दे ड्रू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. तो आज की डेट में इंडिया और चाइना की जो ट्रूप्स हैं वो उसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ही अराउंड स्टेशन है, ठीक है जी. सो द रूट कॉज इज द वेल डिफाइंड बॉर्डर, ठीक है ना, बिटवीन बोथ द कंट्रीज. जो हमारी 4 स्टेट्स है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, एंड हम कह सकते हैं कि यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख, दे शेयर द बॉर्डर विद द चाइना. और यहीं पे ही सारा का सारा बॉर्डर डिस्प्यूट है. अगर हम बॉर्डर डिस्प्यूट की अगर हम बात करें तो 3 सेक्टर्स हैं हमारे इंडिया और चाइना के बीच में. सो वी हैव गॉट द वेस्टर्न सेक्टर, वी हैव गॉट द सेंट्रल सेक्टर एंड वी हैव गॉट द ईस्टर्न सेक्टर. इस सभी में से सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि जो डिसएंगेजमेंट हुई है यहाँ पे, जो डिस्प्यूट नहीं है, so that is the central sector. So this is the least controversial. ये आता है आपका उत्तराखंड एंड हिमाचल वाला पोर्शन, ठीक है. अगर हम यहाँ पे क्लैशेस की अगर हम बात करें या फिर वोलेटाइल रीजन की अगर हम बात करें, सो दैट इज योर वेस्टर्न सेक्टर, जहाँ पे आपका लद्दाख रीजन आ जाता है, जो आपका गलवान क्लैश हुआ था, पैनगोंग सो है, दौलत बेग ओल्डी रोड है, तो वो सारा का सारा लद्दाख सेक्टर में आता है. उसके बाद जो आपको यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग 2017 में आपका चुंबी वैली और डोकलाम जो स्टैंड ऑफ हुआ था, वो आपका ईस्टर्न सेक्टर में आता है. जो ईस्टर्न वो कहाँ पे है, वो इस रीजन में है. दैट इज बिटवीन, वो एक ट्राई जंक्शन है जो आपका चुंबी वैली है, डोकलाम प्लेटू है, वो दैट इज अ ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड द भूटान, ठीक है ना. तो ये आपका वेस्टर्न सेक्टर में आपका ईस्टर्न सेक्टर में आता है. ये आपका सिक्किम पोर्शन आ गया, आपका अरुणाचल प्रदेश है. अगर हम बात करें यहाँ पे अगर हम लद्दाख रीजन की बात करें तो वी हैव द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्योंकि आधा ये जो अक्साई चिन वाला पोर्शन है यहाँ पे, दिस इज एक्साइटन वाला पोर्शन, ये दिस हैज बीन कंट्रोल्ड बाय द चाइना. ये इंडियन टेरिटरी है, इंडिया का हम कहते हैं कि दिस इज इंडियन टेरिटरी, बट दिस हैज बीन हम कहते हैं दिस इज क्लेम्ड बाय इंडिया, बट दिस इज हम आज की अगर हम बात करें तो कंट्रोल्ड बाय चाइना, ठीक है जी. अब ये क्या है, ये आपका वेस्टर्न सेक्टर है, ये आपका ईस्टर्न सेक्टर है. ईस्टर्न सेक्टर की अगर हम बात करें तो चाइना क्लेम्स द होल ऑफ द अरुणाचल प्रदेश एज इट्स तवांग रीजन, ठीक है ना. सो दिस इज हम कह सकते हैं कि कंट्रोल्ड बाय इंडिया बट क्लेम्ड बाय चाइना, ठीक है जी. क्लियर. ओके, सो वेस्टर्न सेक्टर में हमने अभी डिस्कस किया है. सो वेस्टर्न सेक्टर में द डिस्प्यूट इज ऑल अबाउट द एक्साई चिन रीजन, ठीक है. वहां पे हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है जी. अब यहाँ पे क्या लाइंस हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ब्रिटिश रूल के टाइम पे 2 लाइंस ड्रॉ की गई थी, ठीक है ना. पहली जो लाइन थी, ठीक है ना, दैट वाज द जॉनसन लाइन, बाद में मैकडॉनल्ड लाइन ड्रॉ की गई थी. जॉनसन लाइन 1865 में ड्रॉ हुई थी एंड मैकडॉनल्ड लाइन 1893 में ड्रॉ हुई थी, ठीक है जी. जो जॉनसन लाइन है वो एक्साई चिन को इंडिया के कंट्रोल में बताता है, जो मैकडॉनल्ड लाइन है वो एक्साई चिन रीजन को चाइना के कंट्रोल में बताता है. तो इंडिया एक्सेप्ट जॉनसन लाइन एज द इंटरनेशनल बॉर्डर, व्हाइल द चाइना एक्सेप्ट मैकडॉनल्ड लाइन एज द इंटरनेशनल बॉर्डर. तो यही इसी वजह से ही दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट है, ठीक है जी. और यहीं पे आपका ड्रॉ होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल.
उसके बाद आता है मिडल सेक्टर। मिडल सेक्टर की अगर हम बात करें तो दैट इज द लीस्ट कंट्रोवर्शियल है, कोई बहुत बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है इस रीजन में। वहां पे आपका उत्तराखंड और हिमाचल आ जाता है। और उसके बाद आता है आपका ईस्टर्न सेक्टर है। ईस्टर्न सेक्टर में आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। और जो अरुणाचल प्रदेश और जो तिब्बत के बीच में बॉर्डर है उसे हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना था कि यहाँ पे गलती नहीं है, वहां पे जॉनसन एंड मैकडोनल्ड लाइन थी, ईस्टर्न सेक्टर में आपकी मैकमोहन लाइन है, ठीक है जी। एंड जो चाइना है वो पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश को ही अपना मानता है कि वो हमारी ही टेरिटरी, एंड इंडिया हैज बीन इलीगली ऑक्यूपाइंग द अरुणाचल प्रदेश और द अरुणाचल सेक्टर, ठीक है जी। सो चाइना कंसीडर दिस मैकमोहन लाइन एज द इलीगल। और इसी डिस्प्यूट की वजह से देयर हैव बीन रीसेंट क्लैशेस बिटवीन, पहले नहीं होता था बट 2017 ऑनवर्ड्स देयर हैव बीन विजिबल एग्जांपल्स ऑफ द क्लैशेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है ना। और ये कहीं ना कहीं ये किसका पार्ट है, ये चाइना का पार्ट आ जाता है, जो उसकी इस्लामी स्लाइसिंग जो टेक्निक है वो उसका पार्ट है। अब ये आपका सारा का सारा रीजन है, ये लद्दाख रीजन है, वहां पे आपका दमचोक है, दुमचे है, पैंगोंग सो है, चुमार है, पेंगुंग गैप है। हिमाचल और उत्तराखंड में इतना ज्यादा डिस्प्यूट नहीं है। और उसके बाद आता है आप यहाँ पे आपका चुम्बी वैली आ जाती है सिक्किम में। और ईस्टर्न सेक्टर में तो ये सारा का सारा ही ईस्टर्न सेक्टर है आपका, अरुणाचल प्रदेश ये सारा ही है आपका, ठीक है जी। जिस बच्चे ने यहाँ पे मैप नहीं बनाया बच्चे, वहां पे 1 नंबर तो आपका सीधा कटेगा, बिकॉज इस रीजन में जहाँ पे मैप की बहुत ज्यादा जरूरत है, वहां पे इफ यू हैव नॉट ड्रॉन द मैप, सो यू शुड नॉट एक्सपेक्ट गुड नंबर्स। आपको 1 नंबर तो आपका डेफिनेटली कट होगा, ठीक है। एंड 2017 की डोकलाम स्टैंड ऑफ और 2020 का जो गलवान क्लैश है, ठीक है ना, उसने शो कर दिया है कि जो चाइना की जो आपकी जो इस्लामी स्लाइसिंग जो टेक्निक है वो फॉलो करता है, उसको बहुत ज्यादा उन्होंने एविडेंटली शो कर दिया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया हैज बीन प्रोएक्टिवली एम्पावरिंग इट्स सोल्जर्स की, ठीक है ना। यू हैव टू लाइक गिव यू हैव टू टेक ऑल द इनिशिएटिव्स, ऑल द मेथड्स टू प्रोटेक्ट योर टेरिटरी। अब तक क्या हुआ था कि हम वी वर ऑलवेज इनटू दी CBMs के थ्रू जाते थे कि अगर कोई भी ऐसा डिस्प्यूट होता है तो जनरल कमांडर्स के लेवल के ऊपर बातचीत होती थी, ठीक है ना। बट सोल्जर्स को इतनी ज्यादा रियल पावर्स नहीं दी जाती थी। आफ्टर 2017 जो आपका क्लैश हुआ है, सोल्जर्स दे हैव बीन गिविंग इक्वल पावर्स कि आपने अपनी टेरिटरी को डिफेंड करना है। अगर डिफेंड करने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े तो यू हैव टू गिव देम दी, हम कह सकते हैं कि इक्वल जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी का आपको हम कह सकते हैं ये पिक्चर दिखती है थ्रू दी गलवान क्लैश, ठीक है ना। अगर हमारे सोल्जर्स उस टाइम पे रिवर्ट बैक ना करते तो शायद जो फर्टिलिटीज थी, जो हमारे सोल्जर्स की डेथ हुई थी वो और ज्यादा होती, ठीक है जी। और इंडिया ने क्या किया है, इंडिया हैज बीन एंगेज इन बिल्डिंग अ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि अगर हम चाइना की बात करो तो उन्होंने तवांग रीजन में, उन्होंने अक्साई चीन रीजन में बहुत ही बड़े स्केल के ऊपर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया हुआ है कि अगर इन केस ऑफ एनी फ्यूचर क्लैश तो वो जो इजी रोड एक्सेसिबिलिटी है टिल द बॉर्डर, वो इजीली अपनी ट्रूप्स को वहां पे स्टेशन कर सकते हैं। इंडिया की तरफ से ऐसा अब तक नहीं था, बट अब इंडिया हैज बीन इक्वली एंगेजिंग इटसेल्फ कि वहां पे उन्होंने अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना है, ठीक है ना। और उसी के अंडर इंडिया ने दरबूल शेख दौलत बेग ओल्डी रोड बनाई है, ठीक है जी। एंड जितने भी और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप की वजह से ही जो हमारे डिस्प्यूट्स हैं वो और बढ़ रहे हैं। तो उसको ईज आउट करने के लिए CBMs होते जा रहे हैं, कि जो राउंड्स ऑफ मीटिंग्स हैं बिटवीन द कमांडर्स ऑफ बोथ द कंट्रीज दे आर टेकिंग प्लेस, ताकि जो टेंशन है एट द बॉर्डर्स वो ईज आउट हो सके, ठीक है जी। सो दिस इज ए नेवर एंडिंग डिस्प्यूट। तो इसका सॉल्व करने का पैटर्न क्या है कि आप बातचीत करो, ठीक है ना। आपका जब तक आपकी डिसएंगेजमेंट तभी होगी अगर आपकी बातचीत होगी, अदरवाइज जो इंडिया और चाइना के साथ हुआ वही इंडिया और पाकिस्तान के साथ हुआ, वही चीज इंडिया और चाइना के साथ भी हो सकती है, ठीक है जी। सो उसी के अंडर वेरियस हम कह सकते हैं कि जो राउंड ऑफ टॉक्स होते रहते हैं बिटवीन द कमांडर्स ऑफ बोथ द कंट्रीज, ठीक है जी। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी। अब इसमें एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी में आपकी इंट्रोडक्शन आपने लिखनी है। व्हाट इज एनर्जी सिक्योरिटी, कि अपने आप को एनर्जी सिक्योर बना के रखना है, ताकि इन केस इन फ्यूचर कोई भी सप्लाई चेन में कोई भी आपकी डिस्ट्रप्शन आती है तो उस वजह से हमारी इकोनॉमी के ऊपर कोई भी इसका इम्पैक्ट ना हो, या फिर अगर हो तो बहुत कम हो, ठीक है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने क्या क्या किया है, इंडिया ने कौन कौन से मेजर्स टेकअप किए हैं, वो आपको इस आंसर में लिखना था, ठीक है जी।
तो इंडिया ने अपनी एक 4 pronged एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी इशू की है, ठीक है, जिसके अंदर पहला आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करना है कि सिर्फ हम रशिया के ऊपर नहीं डिपेंडेंट रह सकते हैं, हमने सेंट्रल एशियन कंट्रीज से भी लेना है, हमने वेस्ट एशियन कंट्रीज से भी लेना है, बिकॉज वेस्ट एशिया हमारा मेजॉरिटी ऑफ द ऑयल, हमारा मेजॉरिटी ऑफ द फ्यूल हम वेस्ट एशियन कंट्री से लेते हैं, बट ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल रीजन है, तो वी नीड टू डाइवर्सिफाई आवर सप्लाई चेन ना। तो पहला ये हमारी पहली स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना। दूसरी आ जाती है इंक्रीजिंग इंडियाज ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, ठीक है ना, हमारी अपनी जो हमारी बॉम्बे हाई है, जो हमारी आपकी जो असम में जो हमारी डिगबोई रिफाइनरी है, वहां हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंप्रूव करना, ठीक है जी। थर्ड इज बिल्डिंग अप द ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी को बिल्डअप करना। एंड लास्ट इज थ्रू मीटिंग द एनर्जी ट्रांजिशन थ्रू गैस बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है जी, और ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ताकि हमारा जो हमारी डिपेंडेंस है ऑन दी फॉसिल फ्यूल वो कम से कम हो सके, तभी हम अपने आप की एनर्जी सिक्योर बना सकते हैं ना। तो इंडिया ने क्या किया है, इंडिया हैज एडेड न्यू सप्लायर्स टू इट्स सप्लाई चेन, जहां पे हमने कोलंबिया हो गया, रशिया हो गया, लीबिया, गैबन, इक्वेटोरियल गिनिया, उनको उनके साथ उनको अपनी सप्लाई चेन बास्केट में हमने ऐड किया है, ठीक है जी। देन रशिया और यूएस के साथ अपने रिलेशंस को और बिल्डअप किया, क्योंकि पहले यूएस के साथ हमारा क्रूड ऑयल को लेके कोई बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक अलायंस नहीं था, बट अब तो हम अपनी जितनी भी हमारा क्रूड ऑयल बास्केट है उसका 7% अपना जो फ्यूल है वो हम यूएस से लेते हैं, तो यूएस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है इस हिसाब से, ठीक है जी। देन we are getting the discounted oil from the Russia because अगर हमें we have to maintain our, हम कह सकते हैं हमारा जो एनर्जी रिजर्व्स हैं वो हमने उन्हें भी बिल्डअप करना है, उन्हें भी हमने फिल करना है, तो उसके लिए हमें रशिया से डिस्काउंटेड वे में ऑयल मिल रहा है, एंड वी आर लिविंग नो अपॉर्चुनिटी टू गेट दैट डिस्काउंटेड ऑयल फ्रॉम द रशिया, ठीक है जी। देन उसके बाद हम कह सकते हैं कि नए ट्रांसपोर्ट रूट्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, ठीक है जी, ताकि जो हमारा और ट्रेडिशनल रूट है उसको बाईपास करके हम नए रूट से भी अपना ऑयल रशिया से लेकर आ सके। वो कौन सा, एक तुम्हारा नॉर्दर्न सी रूट है, ठीक है ना, दूसरा आपका ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज ऑल्सो इंडिया इज बिल्डिंग अप दी छबार पोर्ट। अब छबार पोर्ट को बिल्डअप करने का सिर्फ अफगानिस्तान तक पहुंचना ही नहीं रीजन नहीं है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वहां से हम अपना ऑयल भी ले रहे हैं, इसी छबार पोर्ट के थ्रू हम सेंट्रल एशिया कंट्रीज तक जा रहे हैं, वहां से हम अपना ऑयल भी ले रहे हैं, ईरान से हमने अपना फ्यूल लेना है, दैट इज देयर आर मल्टीपल रीजंस ऑफ, हम कह सकते हैं कि पुटिंग अप और एस्टैब्लिशिंग द छबार पोर्ट, ठीक है जी। देन उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बिल्डअप करना यूजिंग द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब ये क्या है, अपने आप को एनर्जी सिक्योर बनाना। देन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, ठीक है ना, ताकि जो बायोफ्यूल्स के ऊपर फोकस रखते हुए डिफरेंट कंट्रीज के ऑफ द वर्ल्ड के साथ अलायंस बना के रखना, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रीन हाइड्रोजन अलायंस है, ग्रीन एनर्जी को, ग्रीन हाइड्रोजन को अपनी सप्लाई चेन में, एनर्जी चेन में यूज करना, दैट इज अनदर इनिशिएटिव बाय द इंडिया, ठीक है जी। एंड यूएस के साथ न्यूक्लियर डील साइन होने के बाद तो न्यूक्लियर फ्यूल लेने की जो हमारी प्रोबेबिलिटी है और जो हम कह सकते हैं कि जो आपका मार्केट है, शेयर है, वो और ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है ना। हमने कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, इंग्लैंड से हम बहुत सारा न्यूक्लियर यूरेनियम ले रहे हैं अपने न्यूक्लियर फ्यूल को बनाए रखने के लिए, ठीक है जी। ऑल्सो एससीओ के साथ अपनी पार्टनरशिप को और बिल्डअप करना ताकि हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक पहुंच सके, क्योंकि दैट रीजन इज ऑल्सो वेरी मच एनर्जी सिक्योर, ठीक है। तो ये तो था कि आपने अपनी बॉडी में लिखना है। अब आपको पता है कि जब स्ट्रक्चर है तो यू हैव टू मेंटेन टू द स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन था कि अपनी एनर्जी, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में लिखना है कि ये तो इंडिया कर रहा है, ठीक है जी। सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर शुड बी कि इसमें क्या क्या रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं, ठीक है। रोड ब्लॉक्स लिखोगे तभी तो कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड लिखोगे, ठीक है ना बच्चे, ये जरूरी है आपके आंसर में लिखना इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स। अब रोड ब्लॉक्स क्या है, पहला तो आ जाता है फाइनेंसिंग, बहुत पैसा चाहिए ईवीज के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, सो दैट इज नंबर 1 रोड ब्लॉक। नंबर 2 इज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीटली फेज आउट कोल, ठीक है। थर्ड इज
इनोवेशन और कोलैबोरेशन के लिए बहुत पैसा चाहिए एंड डिफरेंट कंट्रीज के साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस बिल्डअप करने में टाइम लगता है। सो दीज आर द मेजर रोड ब्लॉक्स जो कि हम कहते हैं कि अपनी कंट्री को एनर्जी सिक्योर करने में कहीं ना कहीं एक रोड ब्लॉक, एक पाथ हर्डल की तरह ये काम कर रही है, ठीक है ना। अब कैसे हम कर सकते हैं, अब ये तो हमने अब तक क्या किया है, ठीक है ना। अब वो कर रहे हैं, बट ये सारे बीच में रोड ब्लॉक्स भी आ रहे हैं, तो उन रोड ब्लॉक्स को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को बिल्डअप करके रखो। जो हमारी कंट्री में 4 रिजर्व्स हमारी गवर्नमेंट ने बनाए हैं उन्हें कंप्लीटली फिल करके रखो कि अगर कहीं भी इन फ्यूचर ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में कोई भी डिस्ट्रप्शन होती है तो वी हैव दैट सफिशिएंट एनर्जी सप्लाई, हमारे पास अपने खुद के स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स हैं, ठीक है जी। नंबर 2, प्रोएक्टिवली एक्सरसाइजिंग इट्स स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के साथ अपने रिलेशंस को बिल्डअप करके रखना, कंट्रीज के साथ रिलेशंस को बिल्डअप करना, स्ट्रैटेजिक कंट्रीज को उतनी इंपॉर्टेंस देके रखना क्योंकि वो हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका सऊदी अरेबिया आ जाता है, आपका यूएई आ जाता है, आपका रशिया आ रहा है, आपका सेंट्रल एशियन कंट्रीज आ रहे हैं। तो ये एक हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के एक्टिविटीज के अंडर ही हमारी अगर इनके साथ अलायंस बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं उसका जो पीछे का जो मोटिव है ना वो बहुत डीप है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम कह सकते हैं कि कमर्शियल माइनिंग ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स, और जिन कंट्री, पहली बात तो इंडिया में जहां पे भी कमर्शियल क्रिटिकल मिनरल्स मिल रहे हैं उनकी माइनिंग करना, और जिन कंट्रीज में इन क्रिटिकल मिनरल्स के रिजर्व्स बहुत ज्यादा हैं उनके साथ अलायंस बना के रखना, ठीक है ना। एग्जांपल है अर्जेंटीना, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट का जो काबिल जो वेंचर है दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर दिस, ओके। देन डीप सी एक्सप्लोरेशन, क्योंकि जो सी में हमारे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं उनको भी तो हम यूज कर सकते हैं ना फॉर आवर एनर्जी सिक्योरिटी, तो उनकी एक्सप्लोरेशन के लिए। एंड अनदर थिंग वुड बी द जियोस्पेशियल एनर्जी मैपिंग, ठीक है जी। हमें थ्रू दी सैटेलाइट्स देखो कि कहाँ कहाँ पे हमारी कंट्री में एनर्जी रिजर्व्स है और उनकी माइनिंग करो। सो दिस इज हाउ यू विल मेक योर कंट्री एनर्जी सिक्योर, ओके। सो नेक्स्ट इज discuss about the defense cooperation agreement between India and America during the Prime Minister Modi's recent visit to US, ठीक है ना। अब कौन कौन से, अब बच्चे यहाँ पे आपने सिर्फ बेका, लेमोआ, कॉमकासा के बारे में नहीं लिखना था, वो तो अब तक हो चुके हैं। अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएस जाके आए हैं, तो उस विजिट में क्या क्या हुआ है डिफेंस को लेके वो आपने लिखना था, ठीक है जी। So India is a major defense partner of US. So US has given this special unique status to India. ठीक है जी। अब क्या है, अब कौन कौन से हुए हैं, so दोनों अब कौन कौन से अग्रीमेंट्स हुए दोनों कंट्रीज के बीच में। सो बोथ द कंट्रीज दे हैव डिसाइडेड टू को प्रोड्यूस द GE-41 for F-41 फॉर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन इन इंडिया, ठीक है ना। को प्रोडक्शन होगी इंडिया में। देन उसके बाद इंडिया विल बी प्रोक्योरिंग द MQ-9B Sea Guardian UAVs, ठीक है, ताकि अपनी इंटेलिजेंस को लेके, अपनी सर्वेलेंस को लेके, रिकॉग्नाइजेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए हमें इन UAVs के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो हम यूएस से ये चीज ले रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ प्रोविजन, ठीक है ना, कि जो आपकी जो यूएस की जो नेवल शिप्स हैं उनकी रिपेयर के लिए, उनकी सर्विस के लिए इंडियन शिप यार्ड्स यूएस यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। देन देयर इज अ शिप रिपेयर एग्रीमेंट भी दोनों कंट्रीज के बीच में साइन हुआ है। देन दोनों कंट्रीज के बीच में इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम साइन हुआ है, ठीक है, जिसे कि हम इंडस एक्स भी कहते हैं। ये क्या करेगा, इट विल प्रमोट ज्वाइंट इनोवेशन इन द डिफेंस टेक्नोलॉजीज, जहां पे हम अपनी प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब तक डिफेंस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही रहा है, अब प्राइवेट सेक्टर को भी तो लेके आना है, उसके लिए भी हम यूएस के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है जी। देन दोनों कंट्रीज ने एक रोड मैप लाइक अडॉप्ट किया है, विच इज अ डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोड मैप है, ठीक है ना, ताकि डिफेंस इंडस्ट्रीज को बूस्ट अप करने के लिए, ठीक है जी। देन दिस ये तो था कि अब दोनों रिसेंट विजिट में कौन कौन से एग्रीमेंट्स के ऊपर बातचीत हुई है। अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन यू कुड हैव रिटन कि इसके अलावा भी कौन कौन से एग्रीमेंट साइन हुए हैं और उनको भी ध्यान में रखते भी गवर्नमेंट्स बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है। अब यहाँ पे आप लिख दो कि बेका है आपका, आपका जो जीसोमिया है, आपका लेमोआ है, कॉमकासा है, तो ये क्या करेगा, अब ये सारे डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है ना। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि क्यों हम डिफेंस सेक्टर में यूएस के साथ इतना कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है ना, टू स्ट्रेंथन आवर डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप बिटवीन बोथ द कंट्रीज। यूएस और इंडिया एक दूसरे के स्ट्रैटेजिक पार्टनर समझते हैं,
जब स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स है तो वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को भी तो स्ट्रेंथन करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो कहीं ना कहीं मिलिट्रीज की इंटरऑपरेबिलिटीज को भी बढ़ाने के लिए भी हमने ये बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए हैं, ठीक है ना। उसके बाद इफ यू वांट टू राइट डाउन दी जो इंडिया और यूएस के बीच में डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं, आप लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखो, ठीक है ना। दैट्स कंप्लीटली अप टू यू, ओके। देन हम कह सकते हैं दैट अ सिंपल स्मॉल कंक्लूजन वुड बी सफिशिएंट, ठीक है जी, क्लियर है। अब नाउ कमिंग टू द 8th क्वेश्चन जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन आया था। अब लॉन्ग क्वेश्चन क्या था, ये आपको पूरा डिटेल में लिखना था क्योंकि दैट वाज अ 400 वर्ड्स क्वेश्चन, तो यू हैव टू गिव ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। एग्जामिन इंडियाज रोल इन द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है जी। अब क्या है चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, बहुत सारा वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट, चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज, यूएन रिफॉर्म्स नहीं कर रहा है, ब्रिक्स क्वाड, ब्रिक्स का और स्ट्रेंथन अप करना, ब्रिक्स को और मेंबर्स को ऐड इन करना, क्वाड का बनना, ऑकस का बनना, ठीक है जी। देन उसके बाद हम कह सकते हैं कि साउथ चाइना सी में जो आसियान कंट्रीज की जो हम कह सकते हैं सेंट्रलिटी को सबड्यू किया जाना बाय द चाइनीज बाय द चाइना की बीआरआई जो पॉलिसी है उसके अंडर कंट्रीज का लाइक इकोनॉमिकली चाइना के ऊपर इंटरडिपेंड होने होके रहना, और हर कंट्री के ऊपर चाइना की ओवर इंटरडिपेंडेंस कहीं ना कहीं सिग्निफाई कर रही है कि द वर्ल्ड इज चेंजिंग, ठीक है जी। सो देयर आर सेवरल एट्रीब्यूट्स जो कि वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करते हुए दिखा रहा है, ठीक है ना। अब ये हमने बात की कि ये चेंज हो रहा है, कहाँ कहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो अपना आपका जो ओरिजिनल जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द वेरियस मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, चाहे आपका वो यूएन आ रहा है, चाहे आपका आईएमएफ है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है ना। डिफरेंट कंट्रीज इनका मेंबर्स बन रहे हैं, फिलिस्तीन का यूएन का मेंबर बनना, this is a changing world order. अब तक Israel has been stopping Palestine's membership into the UN, but कहीं ना कहीं अगर Palestine UN का member बन रहा है तो this shows there is a change, okay? G20 की जो मीट है उसका एक डेवलपिंग कंट्री में होना, this shows there is a change, ठीक है, क्लियर है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरियस न्यू ऑर्गेनाइजेशंस, ब्रिक्स का बनना, अफ्रीकन यूनियन का बनना, आसियान का बनना, और ये डिफरेंट डोमेन्स में इनका काम करना, चाहे वो आपका सिक्योरिटी हो रहा है, चाहे वो आपका इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो रहा है, चाहे वो रीजनल इंटीग्रेशन के ऊपर काम करना, ब्रिक्स के थ्रू न्यू डेवलपमेंट बैंक का बनना, AIIB का बनना, और इनका डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज को फंडिंग प्रोवाइड करना, दिस शोज दैट द वर्ल्ड इज चेंजिंग, ठीक है। पहले क्या होता था, सिर्फ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक करता था, अब क्या है, एनडीबी भी कर रहा है, एआईबी भी कर रहा है, ठीक है। दिस शो दीज थिंग्स शो दैट द वर्ल्ड इज चेंजिंग, ओके। देन अभी अभी हमने बात की इमर्जेंस ऑफ वेरियस इनफॉर्मल नेटवर्क्स लाइक G20 हो गया, क्वाड हो गया, एंड द वेरी एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फैक्ट कि जो मल्टीलेटरल जो पोलर चेंज है, जो मल्टीपोलर नेचर ऑफ द वर्ल्ड है, कि किसी एक कंट्री की डोमिनेंस नहीं है। जैसे 2000 का एरा वाज अ यूनिपोलर वर्ल्ड, 90s और 2000 का टाइम जो था वो यूनिपोलर वर्ल्ड का था, बट 2010 ऑनवर्ड्स देयर इज अ शिफ्ट टुवर्ड्स मल्टीलेटरल वर्ल्ड, ठीक है ना। मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, और उनका बहुत सक्सेसफुल वे में इनका काम करना, दिस इटसेल्फ शोज दैट द वर्ल्ड इज चेंजिंग, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है, अब तक ये हमने बात की कि ये हो रहा है, पर ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ये आपको अपने आंसर में लिखना था, बिकॉज यू हैव टू गिव योर एग्जामिनर द रियल पिक्चर कि व्हाट इज हाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग, व्हाट इज द न्यू ग्लोबल ऑर्डर, ठीक है ना। अब ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द एलिवेशन ऑफ चाइना, its expansionist policies, ठीक है जी। then the economic and the security हम कह सकते हैं जो issues हैं which have been stemming from the China, आपका BRI, this is the हम कह सकते हैं ये इकोनॉमिक peril है जो कि कंट्रीज को डेट जो उनकी जो डेट इंसॉल्वेंसी के अंडर चाइना कर रहा है, ठीक है ना, डेट रिडन बना रहा है। आप म्यांमार की आप बात कर लीजिए, आप श्रीलंका की आप बात कर लीजिए, आप पाकिस्तान की आप बात कर लीजिए, सो दिस शोज कि चाइना जो स्मॉल कंट्रीज हैं उनको इकोनॉमिकली अपने ऊपर इंटरडिपेंडेंट बना रहा है, ठीक है। सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स देखेंगे तो साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है, यही तो कर रहा है, 9 डैश लाइन, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी,
ठीक है ना। ये चाइना की हेजिमोनिक एक्टिविटीज हैं, एग्रेसिव एक्टिविटीज हैं जो कि चाइना कर रहा है, तो इन्हीं एक्टिविटीज की वजह से ही तो वर्ल्ड चेंज हो रहा है ना, ठीक है ना, यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है ना। देन रशियन एक्टिविटीज, कोल्ड वॉर के टाइम के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कंट्री ने किसी कंट्री को अनेक्स किया है, चाहे वो 2014 का क्रिमियन पेनिनसुला को अनेक्स करना, अब 2020 ऑनवर्ड जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है, ये क्या है कि द वर्ल्ड इज चेंजिंग, दोबारा से देर आर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टिंग ओवर। अब क्या हो रहा है, अब जो आपका इजराइल पैलेस्टीन के बीच में जो वो ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है हमास और इजराइल के बीच में, सो दिस शोज कि जो ग्लोबल जो हम कह सकते हैं कि जो पीस स्ट्रक्चर था, आर्किटेक्चर है, वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। देन इमर्जेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स, अब तक अब हम सिर्फ यूएन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस आएंगी वही सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगी, वही एक लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करेंगी, नो, वी हैव गॉट द क्वाड, वी हैव गॉट द ऑकस, ठीक है ना। देन वी हैव गॉट वेरियस ट्राइलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जो आपका जो इंडिया, श्रीलंका और मालदीव का कोलंबो कॉन्क्लेव, तो ये क्या है, ये सिक्योरिटी एस्पेक्ट, ये सिक्योरिटी एक अरेंजमेंट ही तो है बिटवीन द थ्री कंट्रीज टू मेंटेन सिक्योरिटी इन दिस रीजन, IORA, सागर, ठीक है जी। और अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, emergence of various new countries as the growing superpowers or the regional powers of the world। पहले क्या था, सिर्फ यूएस था, 2010 ऑनवर्ड क्या हुआ, चाइना हो गया, अब क्या हो रहा है, इंडिया भी आ रहा है, ब्राजील भी आ रहा है, एंड द अदर कंट्रीज ऑफ द G4, ठीक है जी। देन वी हैव गॉट द साउथ कोरिया, वियतनाम इज ऑल्सो हम कह सकते हैं कि ग्रोइंग इटसेल्फ, ठीक है जी। अब उसके बाद JCPA के बाद ईरान का भी, ईरान इज ऑल्सो प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ इन द ग्लोबल मार्केट, क्योंकि जब से उसके ऊपर जो सैंक्शंस लगी थी वो हट गई हैं, तो उसके बाद ईरान भी डेवलप कर रहा है, ठीक है जी। देन अमेरिका फर्स्ट एटीट्यूड, अब तक क्या था कि अमेरिका वाज portraying itself और अमेरिका had portrayed itself as the global energy provider, but अब क्या है कि अमेरिका is after the exit from Taliban, इंडिया, अमेरिका क्या करे कि हाँ अमेरिका फर्स्ट, जितना भी इमिग्रेशन को रोकना, वीजा ना इशू करना, वॉर टोन एरिया जहां पे अब तक अमेरिका ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि वहां पे वो लॉ एंड सिक्योरिटी और ऑर्डर बना के रखेगा, वहां से उसका एग्जिट होना कहीं ना कहीं ये शो करता है कि अमेरिका ने यूनिपोलर वर्ल्ड को पीछे छोड़ के, ठीक है ना, अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड आ चुका है, ठीक है जी। अब इस सारे में इंडिया का क्या रोल है, ठीक है, इंडिया का क्या रोल है इस सभी में, पहला आ जाता है इंडिया हैज द पोटेंशियल टू अज्यूम अ वेरी प्रोमिनेंट रोल इन द वेरियस अपकमिंग ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो क्वाड है, चाहे वो आपका आसियान है, क्योंकि इंडिया इज अ रीजनल मेंबर ऑफ आसियान, दो इंडिया इज नॉट द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ आसियान, बट एक रीजनल जो आसियान प्लस प्लस का तो इंडिया मेंबर है, ठीक है ना, वहां पे अपनी ग्रोइंग प्रेजेंस को बिल्डअप करना। इंडिया अब तक क्या था, इंडिया पहले नाम में का मेंबर था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, हम किसी के साथ एसोसिएट नहीं है, बट उसके बाद हमने ब्रिक्स के साथ एसोसिएट किया, अब हम SCO का मेंबर बने हैं, बिकॉज वी वांट टू पोर्ट्रे आवरसेल्फ एज अ पैन एशियन प्लेयर, कि हम इस पूरे के पूरे एशिया में ही अपनी एक प्रोमिनेंट पोजीशन बिल्डअप करना चाहते हैं, ठीक है ना। पहले सार्क था, अब बिम्स्टेक है, ठीक है। इंडिया इज एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन सार्क एंड द बिम्स्टेक, ठीक है। पहले लुक ईस्ट था, फिर एक्ट ईस्ट हुआ, अब थिंक वेस्ट बन गया है। सो इंडिया इज प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ एज अ प्रोमिनेंट प्लेयर इन द पैन एशियन रीजन, ठीक है ना। अब पैन एशियन रीजन में आपका इंडो पैसिफिक भी आता है, बिकॉज इंडो पैसिफिक के सेंटर में है आपका आसियान कंट्रीज, वो आसियान कंट्रीज क्या है, हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एंड ही तो है आसियान, ठीक है ना। उसके बाद इंडिया इज प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ एज अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, और G20 का इंडिया में होना, और वहां पे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का होना, और वहां पे अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाना, कहीं ना कहीं ये शो करता है कि इंडिया इज प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ एज अ वॉइस ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये इंडिया का रोल है इन द चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर, ओके। एंड ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इंडिया
इज बिकमिंग, हम कह सकते हैं कि वेस्ट डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड का के बीच में एक कनेक्ट, अपने आप को कनेक्टिंग लिंक बना सकता है। आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस की आप बात कर लीजिए, आप क्लाइमेट चेंज की आप बात कर लीजिए, आप ग्रीन हाइड्रोजन अलायंस की आप बात कर लीजिए, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की आप बात कर लीजिए। तो जितने भी ऐसे सेक्टर्स हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर जो अलायंसेस हैं जहां पे डेवलपिंग वर्ल्ड की, डेवलपिंग कंट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक है, उनको स्पीयर हेड कौन कर रहा है? वो इंडिया कर रहा है, ताकि वो इंडिया वांट्स टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज द लीडर of the global south, as the voice of the developing countries, and कहीं ना कहीं वो अपने आप को डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड के बीच में एक लिंक बना सकता है। एंड ठीक है ना, नेवरदलेस उसके बाद क्या आ जाता है कि इंडिया इज स्लोली बिकमिंग द टॉप 5 इकोनॉमीज में आ रहा है, ठीक है जी, मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। तो इंडिया को G7 कंट्रीज में इनविटेशन मिलना अपने आप में एक, हम कह सकते हैं कि एक एक्सेप्टेंस है ऑफ द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया। और कहीं ना कहीं इंडिया इस रोल को बहुत अच्छे से, हम कह सकते हैं कि इन फ्यूचर इफ इट वांट्स टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज आफ्टर द रीजनल पैन एशियन प्लेयर एज अ ग्रोइंग ग्लोबल पावर, तो इंडिया को इन अपॉर्चुनिटीज का बहुत अच्छे से यूज करने की जरूरत है। ठीक है जी, एंड सिंपली कंक्लूड योर आंसर विद अ गुड कंक्लूजन, ठीक है ना, क्योंकि ग्रोइंग वर्ल्ड है, सो देयर इज, हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे हम इंडिया अपने नेबर्स के साथ और अपने एक्सटेंडेड नेबर्स के साथ एंड बाकी रीजनल कंट्रीज के साथ भी बहुत अच्छे से कोलैबोरेट कर सकता है और इस पूरे के पूरे रीजन में एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन और सिक्योरिटी का एक नेट प्रोवाइडर बन सकता है। ठीक है जी बच्चे, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपने अपने जो मेंस के आंसर्स हैं उसको इन्हीं पैटर्न पे लिखा होगा, ठीक है ना। अगर आपने मेजर पॉइंट्स को लिखा है, उनको अंडरलाइन किया है, देन फील फ्री, आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। All right, so now we are going to discuss the GS2 गवर्नेंस क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन जो है गवर्नेंस वाले डोमेन से पूछे गए हैं। हर बार की तरह इस बार भी हम कह सकते हैं कि HPPSC ने पिछले ट्रेंड्स को ही ऑलमोस्ट फॉलो करते हुए सीधे क्वेश्चंस ही पूछे हैं। डीसी के ऑफिस के ऊपर पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, इस बार भी एक क्वेश्चन आया, ऑल्दो पिछली बार जो क्वेश्चन था वो था डीसी का रोल एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। इस बार जो क्वेश्चन है वो है कि डेवलपमेंटल फंक्शंस के साथ जो डीसी के ऑफिस का जो डीसी का जो रोल है उसको रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया। फिर गुड गवर्नेंस के ऊपर पहले एक सवाल ऑलरेडी हमें देखने को मिला था 2 साल पहले मेंस के एग्जाम में। इस साल फिर जो है गुड गवर्नेंस के ऊपर स्ट्रेट सिंपल सीधा क्वेश्चन आया, जो आप कह सकते हो कि कमीशन ने आपको प्लेटर पे रख के थाली में परोस के नंबर जो है देने की कोशिश किए हैं। फिर स्कीम बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको डिस्कस करते हैं, बट मोर और लेस इफ यू आस्क मी द एनालिसिस और द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ गवर्नेंस क्वेश्चंस इन जीएस मेंस 2 दिस ईयर, तो आई वुड से दे वर नॉट प्रेटी मच डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट। आसान थे, अटेम्प्ट हो सकते थे, बहुत इजीली आंसरेबल क्वेश्चंस जो हैं वो थे। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अमृत 2.0 योजना, दैट इज अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुवेनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, स्कीम बेस्ड क्वेश्चन है और ये स्कीम जो है हमने करंट अफेयर्स में अपने कवर की हुई है। तो अमृत 2.0 के बारे में पूछ रहा है खास तौर से, विच इज यू कैन से इन एक्सटेंशन, और जिसको अमृत 2.0 ने 2.1 को, पहली जो अमृत लॉन्च की गई थी उसको सब्ज्यूम कर लिया था। सो आपको बिगिन करना पड़ेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। अमृत 2 से आप इंट्रोड्यूस करेंगे कि दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, जिसकी बात की जाती है with the aim of making cities water secure and providing functional water tap connections to all households. Then it was अमृत 1.0 को सबस्यूम कर लिया था, जो मैं बोल रहा था। अमृत 2.0 ने लॉन्च इन अक्टूबर 2021 एंड साथ साथ इसके थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी को भी प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है एंड इन्वॉल्विंग कम्युनिटी एट लार्ज। सो देन व्हाट विल इट हेल्प इट इज बीइंग आल्सो टर्म्ड एज जन आंदोलन, जिसका पीएम जो है कई बार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उल्लेख भी करते हैं, है ना, जन भागीदारी, जन आंदोलन के लोगों के पार्टिसिपेशन के साथ। And it also targets to provide 100% sewage management in 500 अमृत cities। तो 4 मार्कर था, तो आपको क्रिस्प लिखना था, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन करेंगे पॉइंट्स को, ज्यादा इधर उधर की बात कोई भी आप मेंशन करने से बचेंगे, ठीक है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज अगेन अ 4 मार्कर, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल शॉर्ट में संक्षिप्त रखेंगे। इजी क्वेश्चन है, बात क्या कर रहा है, डिफाइन गुड गवर्नेंस, और साथ ही में सिंपली उसके जो है सेलिएंट फीचर्स या फिर आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सवाल पूछ रहा है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप वर्ल्ड बैंक को कोट कर सकते हैं, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में बोला है, आपका डायरेक्टिव वर्ड है डिफाइन करने को।
तो आप डिफाइन कर देंगे एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन के साथ कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी 1992 की रिपोर्ट गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट में डिफाइन किया है गुड गवर्नेंस को किस तरीके से, द मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड सोशल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट। तो ये हो जाएगा आपका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन। देन कमिंग टू यूनाइटेड नेशंस ने जो 8 फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स आउटलाइन किए हैं गुड गवर्नेंस के, तो देखो यहां पे अगर इफ यू वांट यू कैन, मैंने ड्रॉ जानबूझ के नहीं किया था कि आई वांटेड टू ड्रॉ योर अटेंशन हियर, you can easily draw a small or you can say a micro diagram in the form of a hexagon, octagon rather, है ना, कि 8 फीचर्स हैं तो आप एक octagon जो है उसको बना के ऐसे करके डिपिक्ट कर सकते थे इन 8 को। तो which are these 8 characteristics which United Nations has identified कि गुड गवर्नेंस में ये होने चाहिए? It should be participatory, consensus oriented, accountable, transparent, responsive, effective and efficient, equitable and inclusive and follows the rule of law। तो आप देखो यहां पे आपकी स्मार्टनेस इसमें है क्योंकि 4 मार्कर है, तो अगर इसको थोड़ा इलैबोरेट करेंगे तो हो सकता है वर्ड लिमिट एक्सीड कर जाए, लेकिन अगर आप माइक्रो डायग्राम फ्लो चार्ट बना रहे हो तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन साथ में कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू नो हाउ क्रिएटिवली यू वांट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर देखिए हमारे पास सब एक 8 मार्कर और एक 20 मार्कर जो है वो बच रहे हैं। तो सबसे पहले जो है अगेन अ स्कीम बेस्ड क्वेश्चन, यहां पे बोला गया है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एज अ प्रिकर्सर टू दीनदयाल उपाध्याय या दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो कि आपका NRLM वाला स्कीम है। ठीक है, अब देखिए इसमें डायरेक्टली सिर्फ DAY पे क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्वेश्चन में आपको बताना पड़ेगा कि देखो DAY जो है NRLM से, सॉरी DAY जो है वो SGSY से कैसे डिफरेंट है, क्या सिमिलैरिटीज क्या डिससिमिलैरिटीज हैं। तो सिमिलैरिटीज तो बहुत लोगों को पता ही है कि मोरलेस जो है स्कीम्स जो एम कर रही हैं, टारगेट कर रही हैं, वो ऑलमोस्ट मोटे तौर पे सेम ही चीजों को कर रही हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो अगर आपने पढ़ रखे हैं ओनली देन यू विल बी एबल टू आंसर, नहीं तो आप उसको आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, अब देखिए इसको डिस्कस अगर करें हम, तो हम दोनों चीजों को यहां पे आउटलाइन करेंगे। पहले हम बताएंगे कि देखो DAY है क्या, कुछ सिमिलैरिटीज बता देंगे, एंड हम साथ साथ जो है आउटलाइन कर देंगे कि कैसे डिफर कर रहा है DAY फ्रॉम SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से कैसे अलग है। तो स्टार्ट आप कर सकते हो इंट्रोडक्शन के साथ DAY को लेके कि NRLM जो है इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ MORD फॉर प्रोमोटिंग पॉवर्टी रिडक्शन थ्रू बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस फॉर पुअर particularly women, enabling these to access a range of financial services and livelihoods, राइट। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये तो आपके आ जाएंगे किसमें, सिमिलैरिटीज में। फिर देखो जो डिफरेंसेस हैं, इफ वी टॉक अबाउट द यू नो दैट what are the dissimilarities, or I can say what is the difference। तो डे NRLM जो है वो अडॉप्ट करता है एक डिमांड ड्रिवन अप्रोच, enabling states to formulate their own state specific poverty reduction action plans, which precisely you can say was not the case with SGSY। साथ साथ जो है ब्लॉक्स और डिस्ट्रिक्ट्स they would be implemented either through SRLMs or particular institutions or NGOs, which would be intensive blocks and districts, whereas the remaining would be non-intensive blocks and districts। साथ ही साथ आप बोल सकते हो इट्स अ रीस्ट्रक्चर्ड वर्जन ऑफ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, जिसको रीनेम कर दिया गया था। अब देखो इसके साथ कुछ 2-3 और पॉइंट्स हैं जो हमें डिफरेंसेस में मेंशन करने हैं, जैसे कि स्टेट्स के पास, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो है खास तौर से एक कह सकते हो ग्रीवेंस भी था, इट वाज अ काइंड ऑफ ग्रीवेंस आल्सो अगेंस्ट SGSY। क्या ग्रीवेंस था कि ऑटोनॉमी उतनी नहीं थी, आप लोग ऊपर से इंपोज करते थे, वो बात जो है डे NRLM में ठीक की गई है, या कह रहे हो आप उसको रेक्टिफाई किया गया। कैसे कि द स्टेट्स हैव बीन गिवन ग्रेटर ऑटोनॉमी टू प्लान फॉर इंप्लीमेंटिंग द प्रोग्राम्स, कि स्टेट्स को ज्यादा स्वायत्तता आप कह सकते हैं वो दी गई है अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना। एंड इट encourages states to prepare state perspective for implementation plans SPIP for 7 years and annual action plans AAPs, and the allocation is released against the approved AAPs। तो ये वाले पॉइंट्स किस में आ जाएंगे, these will be under the
डिससिमिलैरिटीज, या फिर आप कह सकते हो कि डिफरेंस क्या है बिटवीन शहरी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एंड अंत्योदय योजना ऑफ दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। ठीक है, तो सिमिलैरिटीज तो ओवरऑल ब्रॉडली वही हैं, डिससिमिलैरिटीज में ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स हो जाएंगे जो आपको आउटलाइन करने पड़ेंगे कि ये बेटर चीजें हैं ओवर एंड अबव यू कैन से SGSY। ऑलराइट, सो मूविंग टू द 20 मार्कर व्हिच वाज आस्क्ड। यहां पे देखो, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। डेवलपमेंट रोल ऑफ द डिप्यूटी कमिश्नर became a focal point of study after the initiation of development planning in India. Explain. अब देखो, development planning in India, basically question is referring to the beginning of the planning era, the developmental planning era, when the planning commission was constituted. तो आपको 1947 या 50 से आपको जो है ना स्ट्रेच करके लेके आना पड़ेगा। वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि देखो यहां से एक एरा स्टार्ट हो रहा है जहां पे डीसी के जो ऑफिस का रोल है, जो डीसी का ऑफिस तो पहले से ही है एग्जिस्टेंस में, वी नो दैट, है ना, कि ब्रिटिशर्स ने क्रिएट किया है। मुंड्रो स्कूल ऑफ थॉट है बीच में जहां पे एवोल्यूशन हो रहा है डीसी के ऑफिस का। लेकिन अब प्लानिंग वाली या डेवलपमेंट वाली बात ने क्वेश्चन ने हाईलाइट की है। तो वी कैन से दैट, आप इंट्रो में बिगिन कर सकते हो कि जो स्ट्रक्चर है एडमिनिस्ट्रेशन का, दैट डेवलप्ड ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी बेस्ड अपॉन द डिस्ट्रिक्ट एज द प्रिंसिपल यूनिट ऑफ district with the district officer as the government's principal representative in touch with the people। यानी कि डीसी के ऑफिस का आप थोड़ा सा यहां पे उल्लेख कर सकते हो। देन बिसाइड्स इन कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी हम बात करेंगे ही, डेवलपमेंट वाला फंक्शन जो है वो भी किसके प्रेरोगेटिव बनता चला गया, डीसी के ऑफिस का। फिर आप आएंगे स्ट्रेट, जो मैं बात कर रहा था कि भाई आजादी के बाद से, क्योंकि डेवलपमेंट वाली बात तो उसके बाद स्टार्ट हो रही है। So we say from 1947, the major characteristic that got attached with district administration and the office of DC is that of a development actor। अब देखो, इसमें दो पहलू हैं हमें जिनको टच करना है, या दो एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमने टच करना है। एक तो हम ब्रॉडली बताएंगे, सिंस इट्स अ बिग क्वेश्चन है ना, ज्यादा मार्क्स, ज्यादा वर्ड लिमिट है हमारे पास, वी हैव अ स्लाइट स्कोप टू मेंशन ऑल दीज थिंग्स कि कैसे इवॉल्व करके आया है 47 से लेके अभी ये एलपीजी के बाद तक का जो एरा चल रहा है। दूसरा हम बता देंगे कि स्पेसिफिकली देखो, डेवलपमेंट की बात क्योंकि क्वेश्चन ने करी है, तो डीसी के ऑफिस के साथ जो डेवलपमेंटल फंक्शंस एसोसिएटेड हैं वो कौन कौन से हैं, राइट। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू कैन जस्ट से कि दिस कैरेक्टर इमर्ज्ड बिकॉज द स्टेट बिकेम अ वेलफेयर स्टेट आफ्टर वी गॉट इंडिपेंडेंस, एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वाज टेकन अप थ्रू बीडीओज, लेकिन ये भी किसके अंडर चल रहे हैं, आपके डीसी के अंडर। देन बाय 1950s लोकस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शिफ्टेड टू द डिस्ट्रिक्ट्स। फिर आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं और डीसी के ऑफिस के साथ थोड़ा हमें देखने को मिल रहा है चीजें चेंज हो रही हैं, जहां पे 3 टियर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ रही है। फिर इसके साथ एलपीजी रिफॉर्म्स हो रहे हैं और इसके वजह से डीसी की जो रोल है या डीसी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो और ज्यादा बढ़ रही है डेवलपमेंट में। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है इमर्ज करके आ रहा है और उसकी वजह से नए चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, एंड ऑफ कोर्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड है द ऑफिस ऑफ डीसी। फिर देखो, अगर स्पेसिफिकली हम फंक्शंस की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द के जो फंक्शंस डेवलपमेंटल नेचर के हैं विच द ऑफिस ऑफ डीसी इज एक्सपेक्टेड टू प्ले, वो कौन कौन से हैं? ensures implementation of government programs, policies and coordinates development works in the district, जो एक overall broad function है ही। then coordinate developmental, cultural, social etc and promotion of such things across various departments in the district। खास तौर से अगर हम HP की बात करें तो this becomes quite significant। then he is the CEO of the district rural development agency, chairman of district red cross society, conducts ensures inspection of offices of the block development officers। देखो, ये पॉइंट हमने ऊपर इसलिए मेंशन किया था कि यहां पे भी जो डेवलपमेंटल वर्क होगा वो ऑल्दो बीडीओ साहब कैरी आउट कर रहे हैं, लेकिन उसको ओवरऑल सुपरवाइज कौन कर रहा है? डीसी का ऑफिस। देन मॉनिटर्स, इंस्पेक्ट्स, कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द ब्रांच ऑफिसर्स एंड ब्रांचेस अंडर देम, एंड आल्सो द कोऑर्डिनेटर कम चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटर डेवलपमेंटल कमेटी फॉर एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारे देखो क्या हो जाएंगे, डेवलपमेंट से रिलेटेड जो बातें हैं। अब इसमें देखो हमने मेजरली क्या आउटलाइन किया है कि भाई देखो, ट्रेस कर रहे हैं हम कहां से, जहां से प्लानिंग शुरू हो रही है।
with the commencement of the constitution, creation of the planning commission in those decades of 1950s, and डीसी का ऑफिस जो है वो कैसे कैसे उसके डेवलपमेंटल फंक्शंस बढ़ते जा रहे हैं, है ना, क्योंकि उसके जो बाकी मिनिस्ट्रियल या वो वाले फंक्शंस हैं वो कम हो गए, वो पहले ज्यादा थे, बाद में वो चीजें जो हैं द ऑफिस ऑफ डीसी वाज स्ट्रिप्ड ऑफ दोज फंक्शंस, ठीक है। देन कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट, तो इसमें आप देखो ये बोल सकते हो कि आज की जो पॉलिटी है इंडिया की, डेमोक्रेटिक पॉलिटी, इट मैंडेट्स दैट द ऑफिस ऑफ द डीसी शुड नॉट लूज इट्स क्रेडिबिलिटी। चैलेंजेस देखने को मिले हैं, इंटरफेरेंस देखने को मिला है एलएसजी के साथ, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिला है, राइट, बट देयर मस्ट बी अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन द पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द ऑफिस ऑफ डीसी। क्यों? क्योंकि देखो दोनों ने एक साथ हैंड इन हैंड दे हैव टू इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ द एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो इसलिए ये एक वर्केबल चीज होनी जरूरी है, डेवलपमेंट तभी हम कर पाएंगे। सो व्हाइल द गवर्नमेंट और खासतौर से एलएसजी वाली जो बात कर रहे हैं, so while the government at the state center must devise ways to empower and build capacity, right, to enable these institutions to act as units of self government as envisaged by महात्मा गांधी, but साथ साथ जो ऑफिस ऑफ डीसी है उसकी भी ऑटोनॉमी कर्टेल नहीं होनी चाहिए। तो एंड में आप जो है कंक्लूड इस एक पॉजिटिव नोट पे कर सकते हैं कि डेवलपमेंट वाला जो फंक्शन है बखूबी डीसी के ऑफिस द्वारा जो है फुलफिल किया गया है राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस। चैलेंजेस कुछ देखने को मिल रहे हैं, यस, लेकिन उन चैलेंजेस को फर्दर आगे रेक्टिफाई करने की जरूरत रहेगी। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट आज भी एज अ यूनिट ऑफ कन्वीनियंस बहुत ऊपर है। मतलब सबसे कन्वीनियंट यूनिट अगर एडमिनिस्ट्रेशन का देखा जाए तो वो अभी भी डिस्ट्रिक्ट ही है। और जब कहते हैं ना कि अभी इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं कि भाई ग्रास रूट्स डेवलपमेंट या फिर हमारा जो अप्रोच है डेवलपमेंट का वो कैसा है, बॉटम अप है। हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में डिस्ट्रिक्ट्स को भी इन्विसाज करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स भी उतनी ही एक्टिव रोल प्ले करें, प्रोएक्टिव रोल प्ले करें। तो देन द सिग्निफिकेंस ऑफ इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द ऑफिस ऑफ डीसी बिकम्स इवन मोर क्रूशियल, ठीक है, जिसके संदर्भ में मुझे लगता है ये शायद सवाल जो है इस बार कमीशन ने पूछा है। चलिए, आई होप इट इज क्लियर एंड अंडरस्टूड, है ना। तो सारे क्वेश्चन जो हैं वो इस डिस्कशन में आप लोगों ने आई होप आप लोगों ने जो है एक बार देख लिए होंगे। रेस्ट जो जीएस पेपर 3 है उसके साथ भी हम जल्दी ही जो है आपके साथ डिस्कशन कंडक्ट करेंगे। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड कीप वर्किंग, कीप स्टडिंग। जय हिमाचल, जय भारत, बाय बाय एंड टेक केयर।